कॉलेज में नंबर, साइकोलॉजी में नंबर लाएंगे। वीडियो देखी नहीं जाती टिक्के, टिकटॉक जनरेशन, ये ट्रॉफी चाहिए इनको। तो कैसा लगा मेरा मजाक? दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल गाइस, जस्ट एन एग्जांपल, डोंट वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन, डीप ब्रीथ, ठीक है। ओके नाउ, ये एग्जांपल क्यों जरूरी था, ध्यान से सुनो। ये हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उस चैप्टर का पहला टॉपिक ही है कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। और मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, बल्कि दिखाना चाह रहा था कि एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे दिखते हैं। ऐसे मैं आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाता हूं, है ना, दिस इज नॉट हाउ आई यूजुअली टीच यू। तो अगर मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इतना गुस्सा कर रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से बिहेव कर रहा हूं, मेरे इस बिहेवियर को एबनॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। क्यों कंसीडर किया जाएगा, ये समझना पड़ेगा। हमारा पहला टॉपिक ये है कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है और कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल की कैटेगरी में आएगा। इमेजिन करो, अभी मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, इमेजिन करना है कि मैं साड़ी में खड़ा हूं, मैं साड़ी पहन के खड़ा हूं, मैंने नेल पेंट लगा रखा है और मैंने वो छोटा सा बैग पकड़ रखा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हेलो गाइस। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये एबनॉर्मल है? आप कह रहे हो एबनॉर्मल है, असल में है नहीं, देखते हैं। सो वी हैव टू अप्रोचेस, राइट, ये हमारा पहला टॉपिक है, इस पे आते हैं। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्या है टॉपिक? कि साइकोलॉजी में नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी में फर्क कैसे किया जाता है। दो अप्रोचेस है। पहली अप्रोच डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म अप्रोच। डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म अप्रोच हमें क्या बोलती है कि भाई हर उस बिहेवियर को एबनॉर्मल घोषित कर दिया जाए जो सोसाइटी की बनाई एक्सपेक्टेशंस से अलग जाता है, डेविएट करता है। जो भी बिहेवियर सामाजिक एक्सपेक्टेशंस से परे जाता है, अलग जाता है, उसको एबनॉर्मल कह दिया जाए ना। भाई समाज ने क्या बोला है, लड़के ऐसे कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगी, ये इनको हम एबनॉर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि सामाजिक एक्सपेक्टेशन से अलग है ना। अबे किसी का कुछ बिगाड़ थोड़ी नहीं है यार, जो मर्जी पहने अगला, है ना। पर वो एबनॉर्मल लगता है, एबनॉर्मल उसको समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? इस अप्रोच के हिसाब से। मालाडेप्टिव अप्रोच कह रही है भाई उस बिहेवियर को एबनॉर्मल बोलो जो ना आपके लिए अच्छा, ना आपके समाज के लिए अच्छा। रीड करते हैं। बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग नॉर्मेलिटी इज वेदर इट फोस्टर्स द वेल-बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड इवेंचुअली ऑफ द ग्रुप और नॉट। क्या वो बिहेवियर तुम्हारे लिए अच्छा है, इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, या उसके ग्रुप के लिए अच्छा है, तो उसको नॉर्मल मानो। अगर वो बुरा है, अगर वो खराब है, या अगर वो तुम्हारी या तुम्हारे ग्रुप की ग्रोथ को, वेलबींग को रोक रहा है, उसमें बाधा बन रहा है, हैम्पर कर रहा है उसको, तो फिर आप उसको एबनॉर्मल कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग। नाउ अगर कोई स्मोक कर रहा है तो परफेक्ट एग्जाम्पल है ये एबनॉर्मल बिहेवियर का। क्यों? इस अप्रोच के हिसाब से, मालाडेप्टिव अप्रोच के हिसाब से सोचो, ना स्मोक करना मेरे लिए अच्छा, ना स्मोक करना मेरे आसपास के लोगों के लिए अच्छा। कोविड चल रहा है, अगर मान लो कोविड अपनी पीक पे है, हम मास्क नहीं पहनते हैं। मास्क ना पहनना ना तुम्हारे लिए अच्छा, ना तुम्हारे ग्रुप के लिए अच्छा, समझ रहे हो। तो माल अडेप्टिव बिहेवियर क्या बोलता है भाई, एबनॉर्मल उन बिहेवियर्स को कहा जाए जो ना तुम्हारे लिए अच्छा, ना तुम्हारे ग्रुप के लिए अच्छा। और डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म अप्रोच क्या बोलती है, उस बिहेवियर को एबनॉर्मल कहा जाए जो सामाजिक एक्सपेक्टेशन से बस अलग है ना। तो इस तरीके से हम नॉर्मल और एबनॉर्मल को समझते हैं। अब बताओ कि मेरा साड़ी पहनना क्या एबनॉर्मल है? अरे वो तो ये अप्रोच कह रही है ना एबनॉर्मल है, बट मालाडेप्टिव अप्रोच के हिसाब से तो एबनॉर्मल नहीं है। अबे मेरी साड़ी पहनने से ना मेरा कोई नुकसान हो रहा है, ना मेरी सोसाइटी का हो रहा है, मतलब मैं पहनूंगा नहीं, बट नॉर्मली, है ना। तो बेसिकली मालाडेप्टिव अप्रोच को हम साइकोलॉजी में अच्छी अप्रोच मानते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच मानते हैं, और अब इसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। अगला टॉपिक आ रहा है 4Ds। 4Ds क्या होते हैं? 4Ds मतलब 4 बेसिक फीचर। हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर में ना 4 फीचर्स बताए गए कि हर एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर आपको ये 4 डीज देखने को मिलते हैं। 4Ds: डेविएंस, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस, डेंजर। जहां भी आपको एबनॉर्मल बिहेवियर दिखेगा वहां पर आपको डेविएंस का एलिमेंट दिखेगा। डेविएंस क्या होता है? डिफरेंट, मतलब जो हमने अप्रोच पढ़ी, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म, मतलब हम डेविएट कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं सोशल नॉर्म से, है ना। तो वही यहां पर डेविएंस का मतलब हो गया एक्सट्रीमली डिफरेंट। कोई चीज जो डिफरेंट है उसको डेविएंट कहते हैं। तो हर एबनॉर्मल बिहेवियर डिफरेंट होगा। जैसे नॉर्मली क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा अचानक से उठ के नाचने लग जाए, एबनॉर्मल होगा, डेविएंस होगा। प्लस डी स्ट्रेसिंग। डी स्ट्रेसिंग कैसे? ज्यादातर एबनॉर्मल बिहेवियर स्ट्रेस भी देते हैं।
है ना, मतलब अब उस बंदे को जिसको हो रहा है या फिर आसपास के लोग, उनके लिए वो स्ट्रेसफुल हो सकता है, अनप्लेजेंट, अपसेटिंग हो सकता है। डिस्फंक्शन, डिस्फंक्शन का क्या मतलब होता है? डिस्फंक्शन मतलब वो बिहेवियर तुम्हारी डेली लाइफ को परेशान करेगा, डेली लाइफ में बाधा बनेगा, इसको डिस्फंक्शन कहा जाता है। इंटरफेयरिंग विद पर्संस एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। लास्ट पॉइंट, डेंजर। डेंजर मतलब क्या होता है? डेंजर मतलब कि जो ज्यादातर एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं ना, वो डेंजरस भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने क्या किया, फेंक के मारी, अबे मुझे खुद नहीं पता था कि ऊपर उछल जाएगी। ये एबनॉर्मल बिहेवियर मैंने किया, क्या पता स्क्रीन पे लग जाती वो ट्रॉफी, क्या पता मेरे ही आके लग जाती। नाउ बिफोर आई मूव अहेड विद दिस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हिस्ट्री। इस पे बहुत बार 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, 6 अक्टूबर 2025 हम अपना एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव मोड में वो क्रैश कोर्स होगा, और वो यूट्यूब पर नहीं होगा, वो होगा गूगल मीट पर। हम लाइव मोड में मिल रहे होंगे अक्टूबर से लेकर पूरा दिसंबर तक। हम पूरे सिलेबस को अपने ढंग से चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक, सातों चैप्टर में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड वे में पूरे चैप्टर पढ़ा दूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन से डरे ना, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में 70 to 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा। यूट्यूब वीडियो में उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता, ऑब्वियसली, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, बट लाइव क्लासेस में वो पॉसिबल है। तो अक्टूबर में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप अभी से उसके लिए प्री रजिस्टर कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने प्री रजिस्टर करा होगा उनके लिए बहुत से और भी बेनिफिट्स हैं। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, आपको सब समझ आ जाएगा, एंड यू कैन प्री रजिस्टर इन दिस कोर्स इन जस्ट ₹299। बाकी अभी फिलहाल मैं इस चैप्टर पे स्टिक रहता हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, आपको सब समझ आ जाएगा, एंड हम मिलेंगे लाइव क्लासेस में 6 अक्टूबर से। वेल नाउ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या बताता है टॉपिक हमें, कि एबनॉर्मल बिहेवियर को पास्ट में कैसे समझा गया है, कैसे देखा गया है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर को सबसे जो पुरानी अप्रोच है समझने की, वो है एग्जॉर्सिज्म बेस्ड अप्रोच, जिसका नाम है सुपरनेचुरल अप्रोच। तो सबसे पुरानी अप्रोच, एंशिएंट अप्रोच कौन सी आती है? सुपरनेचुरल अप्रोच। सुपरनेचुरल अप्रोच क्या बताती है? सुपरनेचुरल अप्रोच के हिसाब से हमें डिसऑर्डर क्यों होते हैं? क्यों का जवाब है हमारी इविल स्पिरिट्स, हमारी इविल स्पिरिट्स। तो आपकी इविल स्पिरिट्स आपको, मतलब भूत प्रेत आत्मा, आपको डिसऑर्डर करवाते हैं, आपके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा करवाते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक कैसे होता है? ठीक होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्जॉर्सिज्म। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि क्यों होता है डिसऑर्डर, इविल स्पिरिट की वजह से। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इस टॉपिक में कि कैसे ठीक होता है, एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस के थ्रू। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन ठीक करता है, मेडिसिन मैन। इतना ही है इस टॉपिक में। अब हमें जानना है एग्जॉर्सिज्म होता क्या है। एग्जॉर्सिज्म का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू उस भूत प्रेत आत्मा को आपके अंदर से निकाला जाता है। काउंटर मैजिक या प्रेयर्स को यूज करके भूत प्रेत आत्मा को एक इंसान के अंदर से निकालना is called exorcism. After supernatural we have biological approach. Biological approach क्या बोलती है? Biological approach का सिंपल सा मानना है कि यार अगर आपको कोई भी abnormal behavior हो रहा है, कोई भी psychological disorder है, that is due to the abnormal functioning of your body or the brain. मतलब या बॉडी में या ब्रेन में कोई दिक्कत है, उस वजह से इंसान abnormally behave कर रहा है। और फिर फाइनली साइकोलॉजिकल अप्रोच, जो तीसरी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है, दैट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये कहती है साइकी में इशू है। व्हेन आई से साइकी, आई मीन तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या परसीव कर रहे हो। क्या सोच रहे हो, फील कर रहे हो, परसीव कर रहे हो। मतलब कभी कभार क्या होता है, ब्रेन भी ठीक है, बॉडी भी ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोनल इंबैलेंस कुछ नहीं है, आपका ब्रेन के ऑर्गन सब ठीक है, फ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह, एवरीथिंग इज परफेक्ट, स्टिल यू आर बिहेविंग एबनॉर्मली। क्यों? वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ड्यू टू योर साइकी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मुझे लगे कि ये जो तार है ना, 1 सेकेंड, ये जो तार है, ये तार नहीं है, ये सांप है। लेट्स से कोई इधर से निकल के गया और उसके पैर से तार अड़ गई और मेरे सामने अचानक से ऐसे गिर गई। अगर मुझे लगेगा कि ये तार नहीं सांप है, तो मुझे उतना ही डर लगेगा जितना सच में सांप होता तो लगता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं इसको परसीव करूंगा एज अ स्नेक, मेरी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करने लगेगी। मान के देखो, अच्छा जब हम सपना लेते हैं, सपना सच होता है क्या? नहीं ना।
फिर भी हमें डर लगता है, फिर भी हमारे अंदर कोर्टिसोल पैदा होता है, फिर भी दिल की धड़कनें बढ़ती है, जब डर वाला सपना आ रहा होता है, क्यों होता है वो? दैट इज ड्यू टू योर साइकी ना। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। जो तुम परसीव करते हो, जो तुम फील करते हो, जो तुम सोचते हो, उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच का एक स्ट्रॉन्ग मानना है कि कभी कभार बॉडी और ब्रेन बिल्कुल ठीक होता है, हमारी साइकी में दिक्कत आ जाती है, हम अपनी दुनिया को गलत तरीके से सोच लेते हैं, फील कर लेते हैं या परसीव कर लेते हैं, इसकी वजह से भी एबनॉर्मल बिहेवियर सामने आ सकता है। सो दीज 3 अप्रोचेस जो हमने अभी पढ़ी, सुपरनेचुरल अप्रोच प्लस योर बायोलॉजिकल अप्रोच एंड देन योर दिस वन जो हमने अभी पढ़ा साइकोलॉजिकल अप्रोच, इन तीनों अप्रोचेस को क्या बोला जाता है? reoccurred thoughts, recurrent thoughts in the history of western civilization। इस पे ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा। तो ऐसा मत करना, ऐसा मत सोचना। reoccurred thoughts पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इन तीनों अप्रोचेस के बारे में, ठीक है? तो क्या लिखोगे? भूत प्रेत आत्मा की वजह से हो रहा है सुपरनेचुरल अप्रोच के हिसाब से। बायोलॉजिकल अप्रोच कह रही है भाई ब्रेन या बॉडी में दिक्कत है। साइकोलॉजिकल अप्रोच बोल रही है सोचने, फील करने या परसीव करने के तरीके में दिक्कत है। दैट इज ऑल फॉर ऑल ऑफ दीज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसके बाद इस टॉपिक में आपको 2 ना पुरानी अप्रोचेस बताई गई, जैसे मतलब बहुत पुरानी अप्रोच जो हमारे स्कॉलर्स वगैरह मानते थे, जैसे हिपोक्रेट्स, सोक्रेटिस वगैरह ना, ये सब लोग, प्लेटो, ये जिन बातों को मानते हैं, ऐसी 2 अप्रोचेस बताई गई है। एक अप्रोच है इन सभी स्कॉलर्स का कॉमन अप्रोच, दैट इज द ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच, और एक अप्रोच है गैलन की अप्रोच। तो अब हम 2 अप्रोचेस को और समझेंगे। अभी ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच होती क्या है? ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच का मतलब है एक ऐसी अप्रोच जिसको इन सभी फिजिशियंस ने, फिलोसोफर्स ने दिया है, जैसे कि हिपोक्रेट, सोक्रेटिस, प्लेटो। इनका मानना था कि एज एन ऑर्गेनिज्म ही ना हमारे अंदर एक मतलब सिस्टम ही डला हुआ है कि हम एबनॉर्मली बिहेव कर ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशन और रीजन आपस में ज्यादातर सेम नहीं रहते हैं। कभी इमोशन कुछ करने को कहता है, रीजन कुछ और करने को कहता है, दिल दिमाग का क्लैश। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपका मन आपको कहे, आपका इमोशन आपको कहे अबे क्या बोरिंग चीज सुन रहा है, एक काम करते हैं वो देखते हैं, पहला तू दूजा तू, मतलब कुछ भी जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है आप उसको सुनने का मन करेगा। आप कहोगे कि नहीं नहीं क्यों पढ़ना है, छोड़ना, बोरिंग है। रीजन कह रहा होगा भाई पढ़ना है, जरूरी है, अभी यहां बैठ ये वीडियो देख। इस क्लैश में जब जब इमोशन जीतता है तब तब एबनॉर्मल बिहेवियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी अप्रोच गैलन की अप्रोच। गैलन कहता है भाई एक इंसान के अंदर 4 ह्यूमर है, सिर्फ ब्लड नहीं होता, उसके साथ क्या होता है? ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेम। ये 4 तरीके के लिक्विड सब्सटेंस हमारी बॉडी में फ्लो कर रहे हैं। इनके फ्लो में जब दिक्कत आती है ना, कि ब्लड जिस तरीके से फ्लो करना चाहिए, जिस मात्रा में फ्लो करना चाहिए, उसमें फ्लो नहीं करता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका फ्लो का स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। तो उस फ्लो में जब दिक्कत आती है, या ब्लड या फ्लैम या येलो बाइल, ब्लैक बाइल के फ्लो में जब इम्बैलेंस आता है, तो इनके इम्बैलेंसेस की वजह से भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज होते हैं अकॉर्डिंग टू गैलन। तो गैलन ने क्या बोला? ये 4 बॉडी के फ्लूइड्स में इम्बैलेंस आएगा तो डिसऑर्डर होगा। ये क्या बोल रहे हैं ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच में ये ग्रीस के फिलोसोफर्स, कि भाई इमोशन रीजन के कंफ्लिक्ट की वजह से होगा। सुपरनेचुरल क्या बोलती है? भूत प्रेत आत्मा की वजह से होगा। बायोलॉजिकल क्या बोलती है? ब्रेन या बॉडी की वजह में इशू है तो होगा। साइकोलॉजिकल अप्रोच बोलती है थिंकिंग, फीलिंग और परसेप्शन में इशू आएगा तो होगा। इतना सा टॉपिक है हमारा हिस्ट्री, समझ आया? अगला टॉपिक आता है टाइमलाइन, हिस्ट्री की टाइमलाइन। अभी हमने क्या पढ़ा? टोटल अप्रोचेस कितनी है? अब हम पढ़ रहे हैं पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, है ना? पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, ये इस तरीके से हम यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला मिडिल एज, फिर हमारा रेनेसेंस पीरियड। अच्छा, अगर ये वीडियो कोई बहुत बाद में देख रहा है तो ये मत समझना क्या बोल रहा है, ये इस टाइम का जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बड़ा ट्रेंडिंग सा गाना चल रहा है, अजय देवगन कुछ ऐसी एक्टिंग कर रहा है, इसीलिए 1-2 बार इसका मैंने आपको रेफरेंस दिया। खैर, तो मिडिल एज सबसे पहली अप्रोच, फिर आई रेनेसेंस पीरियड का मतलब टाइम जोन, आई मीन पहले मिडिल एज का टाइम था, ये कौन सा टाइम वो बताया तो उसको लिख लो अपने पास। ये है तुम्हारा 5th से लेके 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड, ये है अप्रोक्सीमेटली 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड, रेनेसेंस पीरियड। एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट जो हमारा तीसरा टाइम जोन है वो है 17 और 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी। फिर आती है लास्ट, हमारा लेटेस्ट अप्रोच आएगी, इंटरेक्शनल अप्रोच जो अभी नीचे पढ़ेंगे, वो है लेटेस्ट अप्रोच जो अभी चल रही है, ठीक है? तो टाइमलाइन को हमने अपनी 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला
मिडिल एज, दूसरा रेनेसेंस पीरियड, तीसरा हमारा एज ऑफ रीजन एनलाइटनमेंट, और चौथा हमारा इंटरेक्शनल अप्रोच, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, हर टॉपिक के लिए ना मैं 2 से 3 वर्ड आपको बताऊंगा जो आपने ध्यान रखने हैं। मिडिल एज में क्या हो रहा था? मिडिल एज में वही सुपरनेचुरल अप्रोच प्रैक्टिस में थी, सबसे पुरानी अप्रोच है। और मिडिल एज में होता था विच हंट। विच हंट क्या होता है भाई? वही जो कोई हमें लगता है कि अबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, ये भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल है, उसको पकड़ के बांध दो, जला दो, मार दो। ऐसी हुआ करती थी हमारी सोसाइटी, ऐसा होता था हमारा समाज। सोच के देखो, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया, किसी को हेलुसिनेशन, हम उसको पकड़ के जला दे रहे हैं। मिडिल एज में ये सब होता था। उसको किसने रोका? उसको रोका अगस्टिन ने, एसटी अगस्टिन। अगस्टिन ने आवाज उठाई, अगस्टिन ने बोला ये गलत है, उनको बल्कि ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनके दिमाग में शायद कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, कोई मेंटल एंग्विश, कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, कोई बातें उनके मन में रह रही हो जो एंग्विश हो, मतलब उनके मन में कोई चीजें क्लियर नहीं है, कन्फ्लिक्ट है, उस वजह से शायद वो एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। तो मिडिल एज में अगस्टिन वर्ड आप लिखोगे, अगस्टिन नाम जरूरी है, जॉन वेयर रेनेसिस में जरूरी है, एक एक ऐसे नाम है, चीजें हैं जरूरी। तो अगस्टिन ने कहा क्लैश होता है मन में, जिसकी वजह से लोग एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, विच हंट नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ अगस्टिन ने बोला। और वहां पर डिमोनोलॉजी, सुपरस्टिशन, सुपरनेचुरल अप्रोच, ये सब प्रैक्टिस में थी। इतना बहुत है मिडिल एज के लिए। फिर हम आए रेनेसेंस पीरियड में। रेनेसेंस पीरियड में क्या हो रहा था? रेनेसेंस पीरियड में था जॉन वेयर। अब जिस काम को यहां अगस्टिन ने किया, उसको आगे कंटिन्यू किया जॉन वेयर ने रेनेसेंस पीरियड में। जॉन वेयर ने उसकी बात तो बोली कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिसऑर्डर होते हैं, एक बात और ऐड करी। जॉन वेयर ने कहा कि उसके साथ साथ आपके अगर रिश्ते खराब है ना, अगर आपके बचपन से ही रिश्ते खराब है, आपसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इशू है, तो भी आपको कल को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। ये था रेनेसेंस पीरियड। इसमें हमारे अंदर इंसानियत आ गई, उनको मारना वारना बंद कर दिया, तो इंक्रीज्ड ह्यूमनिज्म, क्यूरियोसिटी, कि भाई अगर भूत प्रेत नहीं है तो क्यों होते हैं डिसऑर्डर, ये क्यूरियोसिटी आई, इंसानियत आई। उसने बोला, जॉन वेयर ने बोला, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर खराब है तो भी डिसऑर्डर होते हैं। ये सब रेनेसेंस पीरियड में हुआ। देन उसके बाद एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट के अंदर क्या हुआ? रिफॉर्म्स आए। एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट के अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या आया कि साइंटिफिक मेथड्स ने रिप्लेस कर लिया डॉगमा, मतलब मान्यता वाली ट्रीटमेंट्स को अब प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट्स ने, साइंटिफिक मेथड्स ने रिप्लेस कर लिया। ऑल्सो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, जिसको किसने इनिशिएट किया? यूरोपियन गवर्नमेंट ने। यूरोपियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए, जिसका मेन मुद्दा क्या था कि हम लोगों के मन में ना कंपैशन बढ़ा सके। लोगों के मन में, जो लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर करते हैं, उन लोगों के लिए कंपैशन बढ़ा सके, ये एम था इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का। जिसके अंदर का सबसे बड़ा रिफॉर्म था डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इस वर्ड का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन से निकालना, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कि जिन लोगों को, जो लोग ठीक भी हो चुके हैं, अभी तक अजाइलम में पड़े हैं, उनको अजाइलम से निकाल के उनके घर में रखो, उनके घर में रख के ट्रीटमेंट करो। बाकी की, अगर आप ठीक हो चुके हो, अगर आपकी बीमारी सीरियस नहीं है, तो क्यों हो अजाइलम में? लोगों को अजाइलम से निकालकर, इंस्टीट्यूशन से निकालकर उनके घर में ही रखकर ट्रीटमेंट की जाए, जैसा आज होता है ना। ये तब इनिशिएट किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से एम्फसाइज हुआ कम्युनिटी केयर पर, कि अगर जो मेंटली इल बंदा है या जो ठीक हो चुका है, अब उसको उसकी फैमिली की, उसकी कम्युनिटी की केयर मिल पाएगी ना। वैसे तो आपने उसको अजाइलम में रखा है, वहां उसको कौन मिलने आ रहा है, कौन उसको देखने आ रहा है, कौन उसकी केयर करेगा? अगर आपको डिसऑर्डर है, आपको चाहिए एम्पैथी, आपको चाहिए केयर, आपको चाहिए लव, आपको चाहिए अटेंशन, है ना, कि आपको कोई ध्यान दे, तो वो सब कम्युनिटी आपको तभी दे पाएगी केयर, जब आप कम्युनिटी के बीच रहोगे। तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के थ्रू कम्युनिटी केयर उन लोगों को मिल पाई। ये जो सब वर्ड मैंने मार्क किए, ये सब यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप यहां तक की चीजें आप सबको समझ आई होंगी। अब हिस्ट्री के अंदर लास्ट अप्रोच आती है हमारी लेटेस्ट अप्रोच, इंटरेक्शनल अप्रोच। अब हमने बहस ही खत्म कर दी कि भाई बायो की वजह से होता है या साइकी की वजह से होता है, वही जो मैं आपको बताया, थिंकिंग, फीलिंग, परसेप्शन, या भाई सोसाइटी की वजह से होता है। अब हम बहस ही नहीं करते, अब हम बोलते हैं एक इंसान का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन किस पर डिपेंड करेगा? उसकी बायोलॉजी कैसी है, उसकी साइकी कैसी है, और उसकी सोसाइटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी डिप्रेशन है, आपको भी डिप्रेशन है। अगर मेरी बॉडी में, अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा, एक केमिकल है जिसके कम होने से डिप्रेशन के चांस बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मेरी बॉडी में सेरोटोनिन बहुत कम है,
और आपकी बॉडी में वो ठीक ठाक मात्रा में है, ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा कम है, तो डिप्रेशन तो आपको भी है, मुझे भी है, मेरी बॉडी में सेरोटोनिन ज्यादा कम है, मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, मेरे अंदर सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, और मेरा परसेप्शन भी दुनिया को लेकर बहुत नेगेटिव है, तो मेरी साइकी पूरी नेगेटिव है, आपकी साइकी इतनी नेगेटिव नहीं है, मेरा सोचने का तरीका, फील करने का तरीका, परसेप्शन का तरीका पूरा नेगेटिव है, आपका वो नहीं है, मेरी बायोलॉजी ज्यादा खराब है, आपकी बायोलॉजी ज्यादा खराब नहीं है, प्लस मेरी फैमिली फॉर एग्जांपल मेरा सपोर्ट नहीं करती, मुझे केयर नहीं देती, मुझे प्यार नहीं देती, आपकी फैमिली बहुत केयरिंग है, आपके पास कोई ऐसा रिश्ता है जो आपसे बात करता है, आपके साथ है, तो अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है, साइकी अच्छी है, बायो अच्छी है, इवन आफ्टर हैविंग द सेम डिसऑर्डर, सेम डिप्रेशन डिसऑर्डर, हम दोनों की कंडीशन डिफरेंट होगी, मुझे मेरी कंडीशन ज्यादा खराब होगी, क्योंकि मेरी बायो और साइकी और सोशल कंडीशंस सब आपसे खराब है। तो इस तरीके से आज अप्रोच ये समझती है कि डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, तीनों की वजह से, आपकी बायोलॉजी, आपकी साइकी और आपकी सोसाइटी। दैट इज ऑल फॉर द लेटेस्ट अप्रोच, इंटरेक्शन अप्रोच, एंड विद दिस नोट वी आर डन विद हिस्ट्री का टॉपिक। ये सब अगर आपने लिख दिया, 6 नंबर आपके पक्के हैं। समझ आया टॉपिक? अगर नहीं आया, कोई भी डाउट बचा है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई। और बाकी हम उस क्रैश कोर्स में जो अक्टूबर में हम करने वाले हैं, डिटेल में सारी चीजों को दोबारा से करेंगे। अगेन रिपीटिंग, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से क्रैश कोर्स के अंदर हम लाइव मोड में पढ़ेंगे पूरे अपने सिलेबस को। अब अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बाइफ्रिकेट कैसे किया जाता है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हो भाई मुझे ये सिम्टम है, डॉक्टर आपको बताता है आपको ये बीमारी है। कैसे बताता है? उनकी बुकों में लिखा है, उन्होंने पढ़ा है ना। ऐसे ही हमारी फील्ड में भी हमारे पास 2 बुक्स हैं। बुक्स को टेक्निकली हम मैनुअल्स कहते हैं, एक डीएसएम और एक आईसीडी। ये डीएसएम है। ये डीएसएम कौन छापता है? इस पे ना एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है, बड़ा ये ट्रिकी, सीयूटी में भी कई बार आता है। मैं अपने बच्चों को बताता हूं, इसका ध्यान रखना। अमेरिकन मतलब एपीए से 2 ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन भी। आंसर क्या होगा? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। तो एपीए इसको छापती है डीएसएम को, दैट इज नॉट अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, दैट इज अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एपीए किसको पब्लिश करती है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स को। इस बुक के अंदर क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 900 से ज्यादा पेजेस की बुक है। इसमें हर डिसऑर्डर की डिटेल है कि इस डिसऑर्डर के ये सिम्टम है, इस डिसऑर्डर के ये सिम्टम है, इस डिसऑर्डर की कैटेगरी में इतने सारे डिसऑर्डर आते हैं। तो आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये भी मैनुअल है। ये मैनुअल कौन छापता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इन दोनों ही मैनुअल्स के अंदर क्या होता है? डिटेल्स होती हैं डिसऑर्डर्स की, कि इन डिसऑर्डर के ये सिम्टम है, ये डिसऑर्डर इस वजह से होता है, ये सब कुछ ये डीएसएम आईसीडी हमें सिखाते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप क्या लिखेंगे? 2 सिस्टम है हमारे पास, डीएसएम, आईसीडी। डीएसएम पब्लिश करता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस पब्लिश करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आईसीडी का 10th वर्जन चल रहा है, वैसे इन रियलिटी 11th है, आप 10th भी लिख सकते हो, आपकी बुक में 10th ही अभी तक। और डीएसएम का 5th वर्जन इन रियलिटी अभी प्रैक्टिस में है। दैट इज ऑल राइट। और ये क्यों पढ़ना जरूरी है? ताकि हम डिसऑर्डर को समझ पाएं। ये लाइन रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ताकि हम उनके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को समझ पाएं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। ठीक है, ये एक बेसिक सा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे सामने आ चुका है, फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। किन किन कारणों से एक इंसान को एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे फैक्टर पढ़ेंगे। और साइकोलॉजिकल मॉडल्स वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, प्लस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक पर बेस्ड है आपका अगला चैप्टर, चैप्टर 5। तो आपको चैप्टर 5 अच्छे से समझ तभी आ पाएगा अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, सारी थ्योरी, सारी थेरेपीज तभी समझ आ पाएंगी 5 चैप्टर की। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। हिस्ट्री में पढ़ा था बायोलॉजिकल की बॉडी काम नहीं कर रही सही से, ब्रेन काम नहीं कर रहा सही से। अब समझते हैं उसका मतलब क्या है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमें बताते हैं कि भाई आपकी बायोलॉजी की वजह से डिसऑर्डर हो सकते हैं। क्या क्या आता है उसमें? बायोलॉजी में आते हैं जीन्स, बायोलॉजी में आते हैं हमारे हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल इंबैलेंस, बायोलॉजी में आती है माल न्यूट्रिशन हो गया, इंजरी हो गई, चोट लग गई, ब्रेन के पार्ट को डैमेज हो गया। तो बायोलॉजी में बहुत सी चीजें आती हैं, ये तो बेसिक है जो ऊपर लिखा है। मेन क्या समझना है? मेन है ये शब्द न्यूरोट्रांसमीटर। देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स कौन से सेल होते हैं? ब्रेन सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन इधर से उधर पास ऑन कराने में हमारी मदद करते हैं। तो जो सेल न्यूरॉन्स
इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए बॉडी में इधर से उधर, उनको कहा जाता है न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट करते हैं? थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसको ऐसे मान लो कि एक न्यूरॉन इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है और अगला मतलब अगला जो न्यूरॉन है वो उसको रिसीव करता है और फिर आगे रिलीज करता है, और उसको फिर अगला रिसीव करेगा और आगे रिलीज करेगा। तो ये जो मैंने यहां बनाया, ये जो इस न्यूरोट्रांसमीटर ने रिलीज किया, इसको कहा जाता है न्यूरॉन ने रिलीज किया, उसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो व्हाट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल है जो कौन रिलीज करता है? न्यूरॉन रिलीज करते हैं। क्यों? फॉर दी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। रीड करो। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स रीचेस द न्यूरॉन्स एंडिंग, जब एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स उस न्यूरॉन की एंडिंग पे आ जाता है, उसके मतलब एंड पे पहुंच जाता है, तब क्या होता है? नर्व एंडिंग इज स्टिमुलेटेड टू रिलीज अ केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। फिर ये केमिकल को रिलीज करते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो वही मैंने आपको अभी समझाया। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है भाई? एक ऐसा केमिकल जो न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं। अब हमने क्या समझना है, ये आप लिखोगे कि कभी कभार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस वजह से भी होते हैं कि हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस सही से नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने यहां पे आपके लिए लिखा है, प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर की एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से abnormal activity of by certain neurotransmitter can lead to specific psychological disorders। कैसे? देखते हैं। गाबा अगर किसी के अंदर कम है, गाबा एक तरीके का हमें रिलैक्स करवाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल होता है बॉडी का। अगर ये आपके अंदर कम है तो एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर सेरोटोनिन आपके अंदर कम है तो ये भी एक केमिकल है जो हमें हैप्पी फील करवाता है, ये अगर कम है तो डिप्रेशन होने के चांस बढ़ जाएंगे। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है, बॉडी का एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको एक्साइट फील करवाता है। अगर डोपामिन बहुत ज्यादा है तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली इन एग्जांपल्स को आप लिख के आएंगे, इन लाइंस को आप लिख के आएंगे जो मैंने यहां पर मार्क करी है। एंड दैट इज ऑल फॉर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो, कि बायोलॉजी खराब है तो भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। कैसे? हमने आपको बताया। ब्रेन में चोट लग गई तो डिसऑर्डर हो जाएगा, हार्मोनल इंबैलेंस है तो डिसऑर्डर, मतलब हो जाएगा नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे, चांस बढ़ जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर में दिक्कत है, मतलब बॉडी में ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस में दिक्कत आ गई तो भी हो जाएगा। कैसे? ऐसे गाबा कम है, एंजाइटी के चांस बढ़ गए। ये एमसीक्यू पूछा जाता है, एमसीक्यू में याद रखना इसको। गाबा कम से एंजाइटी डिसऑर्डर के चांस, सेरोटोनिन कम से डिप्रेशन के चांस, डोपामिन ज्यादा से, डोपामिन ज्यादा है बाकी दोनों कम है, डोपामिन ज्यादा से स्किज़ोफ्रेनिया के चांस। दैट इज ऑल फॉर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन। जेनेटिक, मुझे नहीं पता भाई क्यों इसको अलग बनाया एनसीईआरटी ने। जहां भी मैंने अपनी बाकी बुक्स में इसको पढ़ा है, अपने मास्टर्स के लेवल तक स्टडी तक, ये सब इसमें सेम ही लिखा है, पर आपकी एनसीईआरटी ने अलग पॉइंट बनाया तो कोई बात नहीं, अलग पॉइंट लिख देना, अलग पॉइंट में पढ़ लेना। जेनेटिक फैक्टर ऑल्दो बायोलॉजी का ही पार्ट है, पर जेनेटिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको अलग से लिखा गया है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात आप कहेंगे कि हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस भी डिसऑर्डर्स को मतलब और ज्यादा लाइकली करवाती हैं। जैसे अगर मम्मी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, बच्चे को होने के चांस बढ़ जाएंगे। पापा को डिप्रेशन डिसऑर्डर था, बच्चे को होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस होते हैं। पर मेन बात आप क्या लिखोगे कि एक जीन किसी भी तरीके के बिहेवियर के लिए वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मेरे अंदर कोई एक आधा फॉल्टी जीन्स है, कुछ नहीं होगा मुझे। क्या क्या चाहिए दिक्कत बढ़ने के लिए? मैनी जीन्स, बहुत सारे। तो अगर एक बच्चे में बहुत सारे फॉल्टी जीन्स आ गए हैं, है ना, फिर उसके अंदर वो डिसऑर्डर होने के चांस बढ़ जाते हैं। बस इतनी चीज आपने यहां पर लिखनी है। इसके अंदर इसके नंबर मिलते हैं कि सिंगल जीन की वजह से कुछ नहीं होता, बहुत सारे जीन्स एक साथ आपके अंदर नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर प्रोड्यूस करवाने में मदद करते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर भी रिलेटेड है, जीन्स की वजह से भी हमें डिसऑर्डर होता है। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? क्यों क्यों डिसऑर्डर हो सकता है? तो बायोलॉजी की वजह से हो सकता है, उसके अंदर का एक सबसे बड़ा हिस्सा जेनेटिक इन्फ्लुएंस, उसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। अभी के लिए ये छोड़ रहा हूं मैं, ये बाद में करेंगे, पहले बेसिक वाले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। सोशियो कल्चरल मॉडल। तो तीसरा क्या आया मॉडल? पहले बायोलॉजिकल, दूसरा जेनेटिक, तीसरा सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल क्या बोलता है कि भाई अब ना आपका समाज भी आपके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा करवा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझो इसको। लेट्स से दो बच्चे हैं, एक मिस्टर एक्स एक मिस्टर वाई।
मिस्टर एक्स की फैमिली एमएस्ड फैमिली है। एमएस मतलब एक दूसरे में घुल मिल के रहते हैं बिल्कुल, और मतलब मम्मी ही सब डिसाइड कर रही है बच्चे की जिंदगी में क्या होगा। और वाई वाली फैमिली ऐसी है कि बिल्कुल डिस्टेंट फैमिली है, अलग अलग रहते हैं फैमिली के लोग और एक दूसरे को इतना मतलब भाव नहीं देते, बातें नहीं करते। यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा है लोगों का आपस में। तो अब मुझे एक बात बताओ, सोचो मतलब इसका आंसर, अगर इन दोनों बच्चों को अब्रॉड जाके सेटल होना पड़े, कौन सा बच्चा इजीली सेटल हो पाएगा अब्रॉड में? वाई? क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसको फैमिली से इतना लेना देना नहीं था, उसने हमेशा से अपने आप सब कुछ किया है, वाई इजीली सेटल हो पाएगा। रिलेशनशिप डायनेमिक्स को कौन समझ पाएगा? एक्स, क्योंकि उसको एम्पथी मिली है बचपन से, उसको मतलब केयर मिली है, उसको रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है ये सब कुछ पता है। तो एक्स इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली सिस्टम वैसा था, उसकी फैमिली ने कभी उसको वो होने ही नहीं दिया। और वाई रिलेशनशिप्स को नहीं समझ पा रहा, ये क्यों? क्योंकि अगेन उसकी फैमिली सिस्टम ऐसा था। तो वाई के अंदर रिलेशनशिप ना समझ पाने की एबिलिटी, मतलब ये एबिलिटी ना होना, आई मीन ये एबनॉर्मल बिहेवियर किसने पैदा करवाया? उसकी सोसाइटी, उसकी कल्चरल फोर्सेस ने। एक्स के अंदर ये बिहेवियर किसने पैदा करवाया कि वो इतना इंडिपेंडेंट, मतलब इतना डिपेंडेंट है कि अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता? अगेन उसकी फैमिली और उसके कल्चरल एनवायरनमेंट ने। तो बेसिकली ये एग्जांपल को लिखकर आप इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोसाइटी और कल्चर भी हमारे अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा करवा सकते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, इसके बहुत से और एग्जांपल होते हैं। मान लेते हैं एक लड़की जॉब करना चाह रही है, पर वो किसी टिपिकल गांव में रहती है और वहां पर आसपास के लोग ऐसी बातें करते हैं कि काम करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, तो करेक्टरलेस वगैरह ऐसी बातें करते हैं। उन बातों के चक्कर में लड़की अपनी जॉब छोड़ दे, वो जॉब छोड़ना एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ हमारे अप्रोच के हिसाब से। तो अगर उसने जॉब छोड़ी, क्यों छोड़ी? सोसाइटी कल्चर की वजह से। कराना कल्चर और सोसाइटी ने एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा, यही ये टॉपिक हमें बताता है कि सोसाइटी और कल्चर भी हमारे अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर को पैदा करवा सकता है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे मतलब इसको आप ऐसा मान लो कि सीबीएसई का प्यार है। सीबीएसई बहुत बार इस पे से क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका है, तो अब इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। डायाथिसिस स्ट्रेस मॉडल क्या होता है? डायाथिसिस स्ट्रेस मॉडल हमें बताता है कि एक इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है तब जब उसके अंदर तीन चीजें एक साथ हो जाए। जैसे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं ना जॉब्स का, या अभी आप आगे वो करोगे, कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, तो डीयू दे बताएगा भाई आपके पास मैथ होनी चाहिए बीसीए करने के लिए वगैरह वगैरह। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चीजों का होता है, ऐसे ही ये डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल डिसऑर्डर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है कि डिसऑर्डर कब हो सकता है। डिसऑर्डर करवाना है, मतलब आई नो नहीं करवाना, पर आपको डिसऑर्डर हो सकता है जब आपके अंदर हो डायथिसिस, वो डायथिसिस अपने साथ कैरी कर रहा हो वल्नरेबिलिटी को, मतलब ये पॉइंट सिमिलर सा ही है, इसको एक साथ ही मान लो। और तीसरा आता है स्ट्रेसर। तो जब मतलब कब डिसऑर्डर हो सकता है? पहला, आपके अंदर डायथिसिस होना चाहिए, दूसरा डायथिसिस वल्नरेबिलिटी को कैरी कर रहा हो, और तीसरा जिंदगी में आ जाए कोई स्ट्रेसर। जब ये तीन चीजें एक साथ हो गई तो अब डिसऑर्डर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपने समझना है ये तीन चीजें हैं क्या, है ना? अब समझो, देखो, डायाथिसिस का मतलब है बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर या प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रेशन। एब्रेशन, एब्रीवेशन नहीं, एब्रेशन वर्ड का मतलब होता है दिक्कत, इशू, समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। तो हम क्या बोल रहे हैं? एक इंसान के अंदर पहले से ही बायोलॉजिकल दिक्कत है। डायाथिसिस मींस तुम्हारे अंदर पहले से ही बायोलॉजिकली कोई दिक्कत मौजूद है, प्लस वो दिक्कत वल्नरेबल भी है, मतलब कि उस दिक्कत की वजह से तुम एट रिस्क पे भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये दोनों ना अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, बस हम ऐसे लिखते हैं कि एक तो डायथिसिस है, ऊपर से डायथिसिस रिस्क पे भी है, और तभी जिंदगी ने चाटे मार दिए, मतलब तभी साथ में आपकी जिंदगी में स्ट्रेसर भी आ गया। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अब आपको समझ आएगा, देखना। डायाथिसिस मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी के अंदर सेरोटोनिन की कमी हो तो कौन सा डिसऑर्डर होने के चांस बढ़ते हैं? बताओ, कमेंट्स में लिख देना अगर आपको पता है तो, मन में सोचो आंसर। सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन। अब लेट्स से, अब समझो कैसे होगा डिप्रेशन इस मॉडल के हिसाब से। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये सीबीएसई बोर्ड में आज आ चुका है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन करो किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर कैसे होगा इस मॉडल के हिसाब से। तो अभी हम डिप्रेशन का एग्जांपल ले रहे हैं।
सेरोटोनिन मेरे अंदर बचपन से ही कम प्रोड्यूस होता है, नितिन के अंदर सेरोटोनिन बचपन से ही कम प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल लोगों में 100 सेरोटोनिन प्रोड्यूस होते हैं, मेरे अंदर सिर्फ 70 प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या है? ये मेरे लिए है डायथिसिस। अब वो इतना कम हो गया कि मुझे रिस्क पे करवा दिया, एट रिस्क पे चले जा चुका हूं मैं। अब मेरे अंदर वो कम होता होता इतना कम हो चुका है जितना नॉर्मल एंजाइटी के पेशेंट्स में होता है। अब वो कम होते होते 40 पे आ गया है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे अंदर ऑलरेडी डायथिसिस था, बचपन से ही कम प्रोड्यूस होता था सेरोटोनिन, अब इतना कम हो गया कि मुझे रिस्क पे करवा दिया उसने डिसऑर्डर डेवलप होने के लिए। मतलब कि वो डायथिसिस अपने साथ में क्या कैरी कर रहा है? अपने साथ में वल्नरेबिलिटी को कैरी कर रहा है, रिस्क को और ज्यादा साथ में कैरी कर रहा है। प्लस अलोंग विद दैट, अब मान लो मेरी जिंदगी में आ जाए स्ट्रेसर, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा ब्रेकअप हो जाए, मेरी जॉब चले जाए, है ना, यूट्यूब चैनल मेरा, नहीं ये मैं बोलूंगा नहीं यार, मतलब यूट्यूब चैनल पे कोई इश्यू आ जाए, है ना, मतलब ऐसा ना हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब मेरी जिंदगी में स्ट्रेसर आ गया, बहुत बड़ा स्ट्रेसर आ गया, दिक्कत हो गई। और वो दिक्कत कब हुई? जब मेरी बायोलॉजी की ऑलरेडी धज्जियां उड़ी पड़ी थी, मेरा सेरोटोनिन ऑलरेडी कम था, साथ में मतलब डायथिसिस था, सेरोटोनिन कम होना मतलब डायथिसिस, और वल्नरेबिलिटी भी उसके साथ में आ गई, प्लस स्ट्रेसर साथ में आ गया, तीन चीजें एक साथ हो गई, तो अब मुझे डिसऑर्डर होने के चांस बढ़ जाएंगे। दैट इज ऑल फॉर डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल। अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो क्या करना है आपने, दोबारा वीडियो को पीछे करो, दोबारा सुनो, दोबारा समझो, फिर पॉज करो, इसको रीड करो, पक्का समझ आएगा। क्या बोला मैंने? डायथिसिस मतलब बायोलॉजिकल दिक्कत, आपकी बायोलॉजी में पहले से दिक्कत है, और वो दिक्कत इतनी बढ़ गई कि अब आप रिस्क पे भी आ गए हो, और उसके साथ साथ जिंदगी में स्ट्रेसर आ गया। अब अगर जिंदगी ने चाटे तब मारे, स्ट्रेसर मतलब जिंदगी में तब आया जब पहले से ही बायोलॉजी की धज्जियां उड़ी हुई थी, तो फिर तो डिसऑर्डर होने के चांस बढ़ जाएंगे ना। यही कहता है डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल। आई होप समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन के लिए कैसे लिखना है के लिए, नोट्स को रीड करना है, लर्निंग करनी है, सब समझ आएगा आपको। ओके, उसके बाद हाँ अच्छा, ये हमने कर लिया। अब मैंने आपको क्या टॉपिक छुड़वाया था? साइकोलॉजिकल मॉडल्स का टॉपिक छुड़वाया था। एक बार साइकोलॉजिकल मॉडल्स को करते हैं, फिर छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब जो पहले टॉपिक छोड़ा था साइकोलॉजिकल मॉडल्स, उस पे आते हैं। साइकोलॉजिकल मॉडल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर टॉपिक के अंदर? बिकॉज ये टॉपिक हमें क्या बता रहा है, क्यों क्यों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। हमने पढ़ा बायोलॉजी की वजह से हो सकते हैं, जेनेटिक्स की वजह से हो सकते हैं, सोसाइटी की वजह से हो सकते हैं। डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल ने बोला जब बायोलॉजी खराब हो, डायथिसिस हो, वल्नरेबिलिटी पे हो, और साथ में स्ट्रेसर आ जाए, तब हो सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल मॉडल की। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की क्या राय थी, मतलब सिगमेंड फ्रॉइड क्या बोलता है, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, कॉग्निटिव थेरेपिस्ट क्या मानते हैं, और ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट क्या मानते हैं डिसऑर्डर के बारे में। तो समझो, साइकोडायनेमिक मॉडल बोले तो सिगमेंड फ्रॉइड, सिगमेंड फ्रॉइड बोले तो आपके मन में आना चाहिए इड ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस माइंड वगैरह, ये सब बातें वही हमने यहाँ पे चेपनी है। सिगमेंड फ्रॉइड बोलता है साइकोडायनेमिक मॉडल के अंदर, एक लाइन में रिपीट करूं तो, एक लाइन में बताऊं तो, लिख लो इसको बेशक, साइकोडायनेमिक मॉडल कहता है अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसके आगे एक वर्ड और ऐड करेंगे, अनरिजॉल्व्ड। जो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुए हैं वो कंफ्लिक्ट आपको डिसऑर्डर तक ले जा सकते हैं। अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस मेंटल कंफ्लिक्ट्स कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये मानना है सिगमंड फ्रॉइड का। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट से बचपन में कुछ नेगेटिव हुआ, एक छोटे से बच्चे ने ये देखा कि उसके पापा उसकी मम्मी को मतलब हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। वो छोटे से बच्चे को समझ नहीं आया, वो सोचेगा यार ये तो मम्मी भी मुझे प्यार करती हैं, पापा भी प्यार करते हैं, ये तो दोनों ही अच्छे लोग हैं, ये आपस में ऐसे लड़ क्यों रहे हैं। उन बच्चे को समझ नहीं आएगा पापा ने मम्मी को हिट क्यों किया, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। क्या पैदा होगा? कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होगा अगर अगर उसने बात नहीं करी। तो सिगमंड फ्रॉइड क्या बोल रहा है, अगर वो बच्चा कभी बात नहीं करेगा ना इस बारे में पापा से, तब तो भूल ही जाएगा। छोटा बच्चा है ना, भूल गया, पोगो देखने लग गया, कार्टून देखने लग गया, भूल गया। बट एज एन अडल्ट उस बच्चे का रिश्ता नॉर्मल नहीं हो पाएगा अपने पापा से, बाकी बच्चों के जैसे वो कनेक्टेड नहीं होगा अपने पापा से। क्यों? क्योंकि बचपन का वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आज भी मन में बैठा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड बताता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे होते हैं लोगों में। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक मॉडल, इट इज ऑल अबाउट योर अनकॉन्शियस।
कॉन्शियस की वजह से कुछ नहीं हो रहा है भाई, अनकॉन्शियस में जो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, इसने क्या बोला, दैट कैन बी जनरली ट्रेस टू अर्ली चाइल्डहुड और इवन इन्फेंसी। वो जो सब रीजन है, जो कॉजेज है तुम्हारे, उन कॉजेज को ढूंढा जा सकता है तुम्हारी इन्फेंसी या इवन चाइल्डहुड के अंदर, इन्फेंसी के अंदर ढूंढा जा सकता है। मतलब वही बचपन के एक्सपीरियंस जो तुम्हारे साथ हुए, जो तुम्हारे कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाए, उनकी वजह से आज तुम्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं। प्लस एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके साथ साथ, हमारा इड ईगो और सुपर ईगो का क्लैश भी कभी कभार एबनॉर्मल बिहेवियर सामने ला देता है। तो हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में कि हमारे अंदर साइकिक फोर्सेस है, इड ईगो सुपर ईगो। तो ये कहता है इड ईगो सुपर ईगो के क्लैश की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकते हैं, प्लस अनकॉन्शियस अनरिजॉल्व्ड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। दैट इज ऑल फर्स्ट सेगमेंट, राइट। उसके बाद बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल क्या बोलते हैं, बिहेवियरल मॉडल कहते हैं कि आपको जो डिसऑर्डर हुआ है वो लर्निंग की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल फोबिया, हम कह रहे हैं भाई एक बच्चे को ना फोबिया है, किसका फोबिया है, उसको है फोबिया लिजर्ड का, छिपकली का फोबिया है। अगर बच्चे को छिपकली से डर लगता है और फोबिया लेवल तक पहुंच गया, आगे पढ़ेंगे डिसऑर्डर में कि क्या फर्क होता है, अगर बच्चे को लिजर्ड्स का फोबिया है तो शायद उसने वो सीखा हो। भाई हो सकता है कि आपकी मम्मी डरती हो छिपकली से, तो आपने सोशल लर्निंग के थ्रू वो डेवलप करवा लिया। हो सकता है आपको रिवॉर्ड पनिशमेंट मिला, रिवॉर्ड पनिशमेंट के लिए फॉर एग्जांपल अग्रेसिव बिहेवियर। अग्रेसिव बिहेवियर एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। कई सारी फैमिलीज होती हैं, अरे तू पिट के कैसे आ गया, जब चाटा मारा उसको, सर फोड़ा उसका, मैं देख लूंगा। फादर या मदर, पेरेंट्स खुद ही बच्चे के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर पैदा कर रहे हैं। बच्चा पिट के आया तो उसको पनिशमेंट दी गई, पीट के आया तो रिवॉर्ड दिया गया। तो रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू सिखाने को क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, रैट वाला एक्सपेरिमेंट 11th क्लास, राइट। तो कैसे सीख रहे हो आप वो एग्रेसिव बिहेवियर, थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे आ रहा है, लर्निंग हो रही है दोबारा, या शायद आपको किसी ने क्लासिकली कंडीशन किया हो। तो बिहेवियरल मॉडल का सिंपल सा मानना है, whether normal or abnormal behavior, all the behaviors are result of your learning। आप सीखते हैं, आप बिहेवियर्स को सीखते हैं। तो चाहे आप डिप्रेशन में हैं, ये इतने ब्लंट है साइकोलॉजिस्ट, ये बोलते हैं भाई आपने सीखा है, डिप्रेसिव बिहेवियर सीख लिया आपने, अब आपको आदत हो चुकी है ऐसा रहने की, कोई बात नहीं, अगर आदत है ना तो हम आपको अनलर्न करवा देंगे वो आदत और रीलर्न करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये टॉपिक समझ आया तो चैप्टर 5 अच्छे से समझ आ जाएगा। बिहेवियरल मॉडल क्या बोलता है, लर्निंग की वजह से हुआ है, लर्निंग मालाडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। इस वजह से डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि कोई भी बिहेवियर हो नॉर्मल या एबनॉर्मल, वो क्यों होता है, वो होता है लर्निंग की वजह से। ये सारे बिहेवियर लर्न होते हैं और आप इनको अनलर्न कर सकते हैं, दोबारा नया बिहेवियर सीख सकते हैं। और वो लर्निंग आप कैसे करते हैं, समाज को देख के, रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू, या क्लासिकली कंडीशन को आपको किया जाए, ये मानना है बिहेवियरल मॉडल का। अब उसके बाद अगला मॉडल आता है कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल क्या बोलता है, कॉग्निटिव मॉडल, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एल्बर्ट एलिस, आप इसको लिख भी सकते हैं। एल्बर्ट एलिस चैप्टर 5 में, अगेन ये भी हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ये थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी। एल्बर्ट एलिस कहता है कि भाई आपका कॉग्निशन रिस्पॉन्सिबल है, आपकी थिंकिंग रिस्पॉन्सिबल है आपकी समस्याओं के लिए। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी। अब मान लो कि एक बच्चा अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहा है जस्ट इस वजह से क्योंकि उसको साइंस स्ट्रीम नहीं मिल पाई। ये बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है, बट ये सच है, पता है, मैंने न्यूज पढ़ी थी एक ऐसी। अब सोच के देखो, एक बच्चा अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहा है जस्ट इस बात की वजह से कि उसको साइंस स्ट्रीम नहीं मिल पाई। इतनी जरूरी होगी क्या एजुकेशन? ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, एजुकेशन तुम्हारे लिए है, तुम एजुकेशन के लिए नहीं हो, राइट। अपने मम्मी पापा को भी ये सुना देना बेशक, भाई तुम अब, यार एजुकेशन तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। अगर यही बोझ लगने लगे तो क्या फायदा इसका। एजुकेशन तुम्हारे लिए है, तुम उसके लिए नहीं हो, राइट। नंबर अगर कम भी आए तब भी तुम वर्दी हो अपनी लाइफ में, डोंट वरी, राइट। कोशिश करो, पूरी कोशिश करो, पर नंबर सब कुछ नहीं होते, ऑब्वियसली नहीं होते। खैर, तो बेसिकली कॉग्निटिव मॉडल क्या बोलता है कि आपकी थिंकिंग में इशू है। कैसे? अब उस बच्चे ने सोचा ना, उस बच्चे ने एजम्पशन करी ना, इररेशनल अजम्पशन, कि साइंस ही मेरे लिए सब कुछ है, साइंस नहीं मिली तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। ये इररेशनल, इलॉजिकल, इनएक्यूरेट अजम्पशन की वजह से ही तो उसने वो बिहेवियर किया, उसकी वजह से उसको कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ रहे हैं। तो कॉग्निटिव मॉडल सिंपल सी बात बोलता है कि हमारा दिमाग ही हमारा असली दुश्मन है, राइट। कॉग्निटिव मॉडल कहता है कि अगर आप चाहते हो तो आप
अच्छी थिंकिंग कर सकते हो, रैशनल थिंकिंग कर सकते हो, या फिर आप इररेशनल थिंकिंग भी कर सकते हैं। और जब जब आप इररेशनल थिंकिंग करेंगे, इलॉजिकल थिंकिंग करेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव आपको ही भुगतना पड़ेगा। जिससे जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, ये इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एक बच्चा एक बार एग्जाम में फेल हो गया तो वो कोशिश ही ना करे दोबारा पेपर देने की। ये एबनॉर्मल बिहेवियर वो क्यों कर रहा है? वो बच्चा दोबारा पेपर नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? इसकी वजह से क्योंकि वो सोच रहा है कि वो फेलियर है, इसकी वजह से कि उसको लग रहा है कि अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। एक बंदे का एक बार ब्रेकअप हो गया, वो कह रहा है सारे लड़के एक जैसे हैं, सारी लड़कियां एक जैसी हैं। इररेशनल, ओवर जनरलाइज्ड अजम्पशन जो हम बना लेते हैं, वही हमारी दिक्कतों का मेन जड़ बनती है। दिस इज द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव मॉडल, राइट? तो कॉग्निटिव मॉडल कहता है हमारी प्रॉब्लम्स रिजल्ट करती है, हमारी एबनॉर्मल फंक्शनिंग रिजल्ट करती है हमारी कॉग्निटिव प्रॉब्लम से, हमारी कॉग्निशन से। और मेन वर्ड क्या है? इररेशनल थिंकिंग की वजह से सब कुछ होता है। इररेशनल इलॉजिकल अजम्पशन जो अपने बारे में बनाते हैं, उसकी वजह से इश्यूज होते हैं। लास्ट मॉडल हमारा बचा है, इसके बाद हम डिसऑर्डर्स पे आ जाएंगे। दैट इज ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। अब ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल क्या बोलता है? ये ना रिलेटेड है, राम श्याम भाई भाई, बट सेम नहीं है। सिमिलर है, सेम नहीं है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बोलता है कि भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जो नहीं पहुंच पा रहा, ये क्या बोलता है कि हर इंसान अच्छा है, हर इंसान को गुडनेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कोऑपरेटिव होना अच्छा लगता है उसको, लव अच्छा लगता है, केयर अच्छा लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, गुड गुड गुड। तो अगर आप अपनी गुडनेस से दूर जाते हो, अगर आप अपने पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पाते हो, अगर आप ग्रोथ तक नहीं पहुंच पाते हो, तब आप एबनॉर्मल बिहेवियर से सफर करते हो। दिस इज द आइडिया ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कब एक इंसान एबनॉर्मल फील करता है, कब बिहेव करता है? जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाता, जब वो कोऑपरेटिव नहीं हो पाता, कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पाता, ग्रोथ तक नहीं जा पाता। प्लस चैप्टर 2 के टॉपिक रिलेट कर दो, जब उसका रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ से दूर चले जाता है ना, जब वो फुली फंक्शनिंग पर्सन तक नहीं बन पाता है, अपना पोटेंशियल हासिल नहीं कर पाता, अपने आप को जान नहीं पाता, सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं हो पाता, इस तरीके की बातें इसमें करी जाती हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है एग्जिस्टेंशियल मॉडल। एग्जिस्टेंशियल मॉडल क्या बोलता है? एग्जिस्टेंशलिस्ट लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात, ये बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, ये कहते हैं भाई देख, बचपन से तेरे पास टोटल फ्रीडम है अपनी जिंदगी को अच्छा मीनिंग देने की, अच्छा मकसद देने की, और या फिर उसको अवॉइड करना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना और दूसरों पे ब्लेम डालना। अरे मेरे तो मम्मी पापा ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हैं, संगति ऐसी है, इसलिए मैं ऐसा हूं। नहीं भाई, तेरे पास है वो हक, तेरे पास है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरे पास वो फ्रीडम है, तूने ही अपने आप को ठीक करना है। अगर तू इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, अगर तू इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानेगा, निभाएगा, तो ही अच्छी जिंदगी जी पाएगा। अदरवाइज यू विल लिव इन ऑथेंटिक डिसफंक्शनल एम्प्टी लाइफ, एंड दिस विल फर्दर लीड टू एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। ये चैप्टर 5 में ये भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली मतलब मैंने क्या बोला, एग्जिस्टेंशियल मॉडल क्या बोलता है कि आपके पास बचपन से फ्रीडम है अपनी जिंदगी को अच्छा मकसद देने की। मीनिंग यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप अपनी जिंदगी को मीनिंग दे सकते हो या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर सकते हो। जो लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं और दूसरों पे सिर्फ ब्लेम डालते रहते हैं, दोज हु श्रिंक फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दोज हु अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग एक ऐसी इनऑथेंटिक और डिसफंक्शनल मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर वाली जिंदगी जीते हैं। अदरवाइज अगर आप इस बात को समझेंगे, अपनी जिंदगी को अच्छा मकसद देंगे, तो आप अच्छी लाइफ जिएंगे, तो आप हेल्दी बिहेवियर करेंगे। दैट इज ऑल फॉर ऑल ऑफ द बेसिक टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। एंड नाउ यू कैन टेक अ लिटिल ब्रेक। मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं अब, और पानी वानी पीऊं, आप लोग भी पानी वानी पीजिए, और तब तक आप डिस्क्रिप्शन को रीड कर लेना, आपको क्रैश कोर्स के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। ये तो शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, डिटेल में एक एक दिन में बढ़िया तरीके से मतलब पढ़ेंगे, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगातार पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्टर कर लो, और फिर हम क्लासेस में मिलते हैं अक्टूबर 6 से। और फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा मतलब स्टार्ट करना। अभी वीडियो को पॉज कर दो, 2-3 मिनट अपना मतलब फ्रेश हो जाओ, इधर उधर देखो, मुंह पर छींटे मीटे मारा हो, और उसके बाद दोबारा टिकेंगे, दोबारा बैठेंगे और चैप्टर अपना खत्म करेंगे। सारे डिसऑर्डर्स अभी मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है? ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। Okay, तो आई होप यू आर बैक नाउ विद फुल ऑन एनर्जी, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डिसऑर्डर्स टॉपिक। अगर आपने हमारे ये नोट्स के थ्रू डिसऑर्डर्स वाले पार्ट को कवर कर लिया, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में मोर देन इनफ है। मैं बहुत दावे के साथ आपको ये बात बोल रहा हूं। इन नोट्स में से अगर आपने ये पढ़ लिए डिसऑर्डर और लिख दिए, दैट इज ऑल। और तो और जो क्वेश्चन बनेंगे, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, उनकी वर्डिंग भी यहां से आएगी, और बहुत बार हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूं। तो
अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। तो भाई क्या होती है एंजाइटी? एंजाइटी मतलब फियर, चिंता जैसी सिचुएशन, पर क्लियर नहीं, वेग, डिफ्यूज्ड। तो ऐसी डिफ्यूज्ड, वेग, अनप्लेजेंट, बुरी फीलिंग ऑफ फियर और एप्रीहेंशन को हम एंजाइटी कहते हैं। नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में फर्क है। नॉर्मल एंजाइटी होती है जो ट्रांजिएंट होती है, कुछ समय के लिए होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अभी जो जीएडी है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये पहला डिसऑर्डर इस कैटेगरी के अंदर का। एंजाइटी में 4 डिसऑर्डर आते हैं। जीएडी में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हेयर ऑफ जीएडी इज कि यहां पर हमारा जो डर होता है ना, वो किसी भी एक चीज के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। फियर इज नॉट अटैच्ड विद एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन जीएडी। बट इन द केस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, जब किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के थॉट आपके दिमाग में आते हैं, तब एंजाइटी पैदा होती है। जीएडी में एक मेजर सिम्टम होता है हाइपर विजिलेंस का। हाइपर विजिलेंस क्या होता है? हाइपर विजिलेंस का मतलब होता है कि वो इंसान जिसको ये डिसऑर्डर है, वो अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है डेंजर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे जीएडी है, मुझे ये डिसऑर्डर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंड आई विल बी लाइक, यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये स्क्रीन को कुछ हो सकता है, ये फट सकती है, ये पंखा मेरे ऊपर आ सकता है, ये एसी भी फट सकता है, मेरा मेरा स्क्रीन हो सकता है कि कुछ यहाँ से निकल आए, मुझे कुछ लग जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बहुत अजीब सा कुछ मन हो रहा है मेरा, आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा मुझे लगेगा अगर मुझे जीएडी है तो। क्या हुआ, आपने नोटिस किया? मेरे साथ कुछ स्पेसिफिक गलत नहीं हुआ और मुझे पता भी नहीं है मुझे डर क्यों लग रहा है, बस ओवरऑल मैं स्कैन कर रहा हूं डेंजर्स को अपने एनवायरनमेंट में। दिस इज कॉल्ड हाइपर विजिलेंस। मैं जानबूझकर खतरों को अपने एनवायरनमेंट में स्कैन कर रहा हूं और मेरा जो डर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है ही नहीं है। प्लस ये सारे बेसिक सिम्टम वहां पर देखने को मिलते हैं, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर नाउ क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर में हमें आते हैं पैनिक अटैक्स, एंजाइटी के अटैक्स आते हैं आपको, रिकरेंट एंजाइटी के अटैक। एक आधी बार आए तो एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होता, ऐसे यहां पर भी एक आधी बार ऐसा लगे तो नहीं होता, प्रोलॉन्ग्ड, ये शब्द लिखने जरूरी होते हैं। तो लंबे समय तक अगर किसी को ऐसे सिम्टम है तो वो जीएडी का केस हो सकता है। अगर किसी को बार बार पैनिक के अटैक आते हैं तो वो पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। क्या डिफरेंस है अब समझो। जीएडी में ना ग्रेजुअली एंजाइटी बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। जीएडी में किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जीएडी में जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े लाइट होते हैं, माइल्ड होते हैं। अब यहां आते हैं, यहां पर सडन इंक्रीज होता है। पैनिक डिसऑर्डर का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? सडन इंक्रीज, एब्रप्ट सर्ज। एब्रप्ट सर्ज मतलब अचानक से, झटके से एंजाइटी पीक पे पहुंच जाती है, जितनी ज्यादा हो सकती है। उसके साथ साथ यहां पर ये एसोसिएटेड होता है, ज्यादातर केसेस में ये एसोसिएटेड होता है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के साथ। और स्टिमुलाई एक्सपीरियंस करनी जरूरी नहीं है, अगर आपके मन में थॉट ही आ गया उस चीज का, जस्ट उस थॉट आने की वजह से ही वो ट्रिगर हो जाती है एंजाइटी और सडनली पीक पे पहुंच जाती है। तो यहां पर स्पेसिफिक होता है, यहां पर स्पेसिफिक नहीं था ऑब्जेक्ट, यहां स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड एंजाइटी होती है। तीसरा पॉइंट, यहां सिम्टम ज्यादा सीवियर होते हैं। कैसे? पढ़ो, फियर ऑफ डाइंग, बंदे को ऐसा लगता है मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं क्रेजी हो रहा हूं, पागल हो रहा हूं, मैं अपना कंट्रोल लूज कर रहा हूं। तो यहाँ के सिम्टम ज्यादा सीवियर हैं, उधर सिम्टम थोड़े माइल्ड है। यहाँ सडनली इंक्रीज होती है एंजाइटी, इसमें एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के साथ स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है, राइट। तो ये आप सिम्टम पढ़ेंगे, याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन का आंसर सोचो क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अभी आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, इन दोनों में से कोई एक है, क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? मुझे पता चल जाएगा आप ध्यान से देख रहे हो या नहीं। तो अगर आपने सही गेस किया है तो वेल एंड गुड, इस टाइप के क्वेश्चंस को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और अब ये चीजें समझाना यार वीडियो में कैसे पॉसिबल, मैं इतना जल्दी जल्दी कैसे आपको सब कुछ समझा दूं, है ना? इसी के लिए मैंने आपको बोला है कि अक्टूबर में क्रैश कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका अगर आप पार्ट बनते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चंस, हर टॉपिक के लिए ऐसे क्वेश्चन हम वहां पर डिस्कस करेंगे और बहुत ढंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैनर में पूरे सिलेबस को अपने समझेंगे, राइट। इसी तरीके से पूरा सिलेबस करेंगे जैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वेल इसीलिए मैंने बोला कि वो कोर्स बहुत जरूरी है, उसको चेक कर लेना। दोज हु कैन अफोर्ड, बी देयर इन दैट कोर्स, आई विल बी देयर विद यू, और ढंग से हम कवर करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है? सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हम अपनी अटैचमेंट फिगर के साथ जो सेपरेशन होती है, उस सेपरेशन की वजह से डरते हैं कि भाई जो मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनसे दूर जाने में अगर मुझे एंजाइटी हो, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अगेन एक बार नहीं, बहुत बार हो तो उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। तो मेन वर्ड क्या है? सेपरेशन की एंजाइटी।
और वो इतनी खराब होती है कि उनकी डेवलपमेंट में भी बाधा बन जाती है, राइट। तो अपनी अटैचमेंट फिगर से सेपरेशन की एंजाइटी के डिसऑर्डर को सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। एनसीईआरटी आपको ब्रीफ में बता रही है सब कुछ, डिटेल में तो बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर हैं, पढ़ोगे आप आगे बैचलर्स में मास्टर्स में। जब मैंने इन डिसऑर्डर्स को पढ़ा अपनी डिटेल में तो पूरी पूरी किताब थी, राइट। तो अभी तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन आपको दी जा रही है कि लगभग ऐसी होती है बीमारी, डिटेल में नहीं जा रहे हम, ठीक है। फोबिया क्या होते हैं? फोबिया का मतलब होता है इररेशनल फियर। एक हैक बता रहा हूं आपको, फोबिया डिस्क्राइब करने के लिए एक हैक है, राइट, इररेशनल फियर, और आगे मतलब फोबियाज के टाइप लिख देना। irrational fear about anything specific is called specific phobia. Irrational fear of dealing with society is called social anxiety disorder. Irrational fear of unknown places is called agoraphobia. अगर आपको अनफेमिलियर जगहों से जाने में डर लगता है, क्या बोला मैंने, ध्यान देना, वर्ड अनफेमिलियर, अनजान जगहों पर सिचुएशंस में जाने से डर लगता है तो अगोराफोबिया। अगर आपको इररेशनल फियर है ऑफ डीलिंग विद सोसाइटी, एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा होती है डीलिंग विद सोसाइटी करते समय, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया। अगर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक चीज का डर है, स्पेसिफिक फोबिया, जैसे क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइट का डर, क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगहों का डर, लिजर्ड से डर, छिपकली से डर, मतलब कॉकरोच से डर वगैरह, वो सब स्पेसिफिक फोबिया में आ जाते हैं। बट नॉर्मल फियर से फोबिया अलग होता है, ये ज्यादा इंटेंस होता है, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर योर एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर जीएडी आता है, पैनिक डिसऑर्डर आता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, फोबिया आता है, और ये सभी फोबिया के टाइप्स आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारे डिसऑर्डर्स हैं और इसको आप कवर कर सकते हो हमारे डिटेल नोट्स के थ्रू, प्लस वो जो वीडियो मैंने आपको बताई, अगर आपने डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन मतलब इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पर्टिकुलर आइडिया, कंपल्शन मतलब इनएबिलिटी टू स्टॉप बिहेविंग इन पर्टिकुलर वे। अगर आप अपने आप को एक काम करने से नहीं रोक पा रहे, कंपल्शन, सोचने से नहीं रोक पा रहे, ऑब्सेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ओसीडी डिसऑर्डर। पीटीएसडी क्या होता है? ट्रॉमा के बाद होने वाला डिसऑर्डर। कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इवेंट, पोस्ट ट्रॉमेटिक होने वाला स्ट्रेस का डिसऑर्डर इज कॉल्ड पीटीएसडी, जिसमें हर बंदे को अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, पर कुछ बेसिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि इमोशनली बंदा नंब फील करता है, कोई इमोशन महसूस नहीं होते, बल्कि ये भी कह सकते हैं बहुत सारे इमोशन एक्सपीरियंस हो गए, इसीलिए कोई एक स्पेसिफिक आपको महसूस नहीं हो रहा है ना। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है आपकी पीटीएसडी में, आपको फ्लैशबैक आते हैं, ड्रीम्स आते हैं उस चीज के बारे में, ये पीटीएसडी होता है। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ये क्या होते हैं? ये अपनी 11th क्लास में पढ़े थे। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, ये ज्यादातर एडोलेसेंट्स को होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज का बन जाना और ये फील करना कि अब तो मुझे खाना ही नहीं खाना चाहिए क्योंकि मेरी बॉडी खराब है, मैं मोटा हो जाऊंगा, मोटी हो जाऊंगी। तो इसमें क्या होता है? मेन वर्ड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज बन जाती है, उसकी वजह से लोग खाना पीना तक छोड़ देते हैं, बहुत एक्सेसिवली एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं, और कभी कभार तो इस लेवल तक अपने आप को ये लोग भूखा रख सकते हैं कि मौत का लेवल आ जाए, मतलब दे कैन स्टार्व देमसेल्फ टू डेथ। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया में क्या होता है? बुलिमिया नर्वोसा भी सेम ही है, सिमिलर है। आपकी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज बनती है अपने बारे में कि मेरी बॉडी अच्छी नहीं दिखती, मैं मोटा हूं वगैरह, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, मतलब खाना छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभार खा लेते हैं, तो खाने के बाद उस गिल्ट से बचने के लिए वॉमिट आउट कर देते हैं सब कुछ। दिस इज कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। एंड बिंज ईटिंग क्या होता है? बिंज ईटिंग का मतलब है ईटिंग के एपिसोड आना, एक बार स्ट्रेसफुल इवेंट कुछ हुआ, फिर खाना और खाते खाते खाई जाना, तब तक ना रुकना जब तक आपको अनकंफर्टेबली फुल महसूस ना हो कि भाई अब तो उल्टी आ जाएगी, अगर नहीं रुका तो तब जाके ये लोग रुकते हैं। ये सब फीडिंग ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है। फिर आता है हमारा सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, ये बहुत जरूरी है, इसको कर लेना डिटेल वाली वीडियो से अगर आपको नहीं आता है तो, या फिर हमारे क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या होता है? सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशंस, ऐसे सिम्टम्स जो है, सिम्टम है पर उसके लिए कोई कॉज नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर 3 तरीके के होते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर मतलब पहला अपने आप में एक डिसऑर्डर बताऊंगा अभी आपको, इलनेस, एंजाइटी और कन्वर्जन। सोमैटिक सिम्टम में मेन वर्ड क्या है? बॉडी रिलेटेड। इसमें आपको बॉडी में संबंधित सिम्टम महसूस होते हैं, अगेन जिसके लिए कोई कारण नहीं होता है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें क्या हो रहा है? आपको एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी इज द मेन इशू है, जिसके लिए अगेन कोई बीमारी है ही नहीं।
इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको ऐसी बीमारी को लेकर एंजाइटी हो रही है, ऐसी हेल्थ कंडीशन को लेकर एंजाइटी हो रही है जो हेल्थ कंडीशन है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं यार कोई दिल की बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, हो ही जाएगा, पॉसिबिलिटी है, ये सोच के एंजाइटी हुई जा रही है, डरी जा रहा हूं, डॉक्टर के पास जा रहा हूं, डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं है, मैं भरोसा नहीं कर रहा। ये होता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। और सोमैटिक क्या होता है? बॉडी में दर्द होना। मैं कह रहा हूं यार हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, बॉडी रिलेटेड सिम्टम होना जिसके लिए कोई कारण नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे तो हाथ में दर्द का कारण। मैं कह रहा हूं अबे है यार, तू कैसे कैसे कह रहा है, मुझे तो दर्द है। सोमैटिक सिम्टम। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, इलनेस की एंजाइटी का डिसऑर्डर, पर द कैच हियर इज वो इलनेस है ही नहीं। ऐसी इलनेस की एंजाइटी होना जो है ही नहीं, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। कन्वर्जेंट डिसऑर्डर, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है लॉस ऑफ सम बॉडी, मतलब पार्ट ऑफ बॉडी के बेसिक फंक्शन। जैसे या तो आपको आपकी बॉडी के फंक्शन, सभी फंक्शन महसूस नहीं हो रहे हैं, और या फिर आपको कुछ कुछ फंक्शन महसूस नहीं हो रहे हैं, इसको कन्वर्जेंट डिसऑर्डर कहा जाता है। जैसे देख ना पाना, चल ना पाना, सुन ना पाना, हाथ मूव ना कर पाना, बॉडी के बेसिक फंक्शन है, चलना फिरना, देखना सुनना। कान बिल्कुल ठीक है फिर भी सुना नहीं जा रहा, आंखें ठीक है फिर भी आप कह रहे हो दिख नहीं रहा। सी द पावर ऑफ माइंड, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर, राइट। तो इट इज अबाउट द बॉडी के फंक्शन, इट इज अबाउट बॉडी में सिम्टम, इट इज अबाउट इलनेस, सॉरी एंजाइटी। तो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम हो गया एंजाइटी, इन दोनों में फिजिकल सिम्टम है। यहां फिजिकल सिम्टम बेसिक बॉडी का फंक्शन रिलेटेड है, यहां बॉडी के अंदर दर्द रिलेटेड है, बॉडी रिलेटेड सिम्टम, राइट। ये इनका फर्क है। उसके बाद डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव क्या था? डिसोसिएटिव के अंदर हमने पढ़ा डिसोसिएटिव मतलब डिसएसोसिएशन, आपकी एसोसिएशन टूट रही है, इसमें आपकी मेमोरी से, इसमें आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी से, और इसमें आपके खुद के सेल्फ के साथ, राइट। तो क्या था ये, देखते हैं भाई जल्दी जल्दी। डिसोसिएटिव एमनीसिया, मेमोरी का लॉस, सेलेक्टिव बट एक्सटेंसिव मेमोरी का लॉस, इसके अंदर का एक पार्ट है फ्यूग। डिसोसिएटिव एमनीसिया मतलब एक हिस्से की मेमोरी, मतलब कुछ आपके मन की मेमोरी चले गई, कुछ हिस्सा मतलब सेलेक्टिव मेमोरी लॉस हुआ पर एक्सटेंसिवली हुआ, बहुत स्ट्रांगली हुआ। फ्यूग मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल हुआ, आप कहीं दूर गए घर से, वहां जाके नई पर्सनैलिटी बन गई, जब तक वो पर्सनैलिटी थी पुरानी पर्सनैलिटी याद नहीं आ रही, और अब जब पुरानी पर्सनैलिटी याद आ गई है आपको, तब आपको वहां पर जो कुछ हुआ उस फ्यूग के दौरान, फ्यूग मतलब वो टाइम पीरियड, उसके दौरान जो हुआ वो आपको कुछ नहीं याद, राइट। एमनीसिया। आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डीआईडी या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी, मंजुलिका टिपिकल एग्जांपल इसका। क्या था मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? एक बंदे के अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सनैलिटीज का होना मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाता है। वो पर्सनैलिटीज आपस में एक दूसरे के बारे में अवेयर भी हो सकती हैं और नहीं भी अवेयर हो सकती। इसके पीछे कारण क्या माना जाता है? चाइल्डहुड ट्रॉमा। डीआईडी इज ऑलवेज मतलब कंसीडर्ड कि ये रिलेटेड है चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ। डीपर्सनलाइजेशन, ये क्या होता है? इसमें बंदे को खुद के साथ ही कनेक्शन लूज फील होता है। इसको, जिस बंदों को डीपर्सनलाइजेशन है उनको लगता है हम अपने सेल्फ से भी सेपरेटेड है और अपनी रियलिटी से भी सेपरेटेड है। इनको लगता है ना मैं मेरी बॉडी में हूं और ना मैं मेरी रियलिटी में मतलब एग्जिस्ट करता हूं। दिस इज काइंड ऑफ अ ड्रीम लाइक स्टेट कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं, आई एम अनेबल टू फील कनेक्शन विद मी और माई रियलिटी। अब वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बहुत सारे तरीके के होते हैं। मेनोपॉज के बाद डिप्रेशन हो सकता है, पोस्टपार्टम के बाद डिप्रेशन हो सकता है, मतलब डिप्रेशन के टाइप होते हैं यार। और एक सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन, बहुत सारे मतलब ऐसे डिप्रेशन के टाइप है जो आपको पता भी नहीं है। तो एक सिर्फ हम अभी पढ़ रहे हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो उदास हो गई, ये डिप्रेशन नहीं है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कुछ सिम्टम है, वो सारे होने चाहिए तभी आप डिप्रेशन में मतलब हो सकते हैं। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, सबसे पहला सिम्टम कुछ लंबे समय से उदासी महसूस होना, डिप्रेस्ड मूड का होना लंबे समय से। ये एज टू एज, कल्चर टू कल्चर, मतलब हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करता है। एवरेज हम लेके चलते हैं 7-8 दिन। 7-8 दिनों से लगातार आपने हंस के ही नहीं देखा है, आप खुश नहीं हुए हो, आपका मूड बहुत उदास है, या फिर आपको लास्ट 7-8 दिनों से उन कामों को करने में मजे नहीं आ रहे जिनको करने में पहले मजे आते थे, प्लेजर फील होता था। इन दोनों में से कोई एक सिम्टम, इसके साथ साथ क्या, इसके साथ साथ और सिम्टम जैसे कि बॉडी के वेट में चेंज आना, सडनली कोई चेंज आ जाना विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, आपको कॉन्स्टेंटली नींद में दिक्कतें आना, ये नहीं कि इंस्टा चला रहे हो इसलिए नींद नहीं आ रही, सोने की कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं आ पा रही, ग्रेटली स्लोड बिहेवियर, भूख कम लगना, एपेटाइट कम हो जाना वगैरह। कुछ इन सारे साथ वाले सिम्टम्स में से
कुछ सिम्टम और उनके साथ साथ आपके वो मेजर में से कोई एक सिम्टम, ये अगर आपके अंदर है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। प्लस डिप्रेशन के लिए कुछ कॉजेज भी यहां पे दिए गए। ये सारे ऐसे कारण हैं जो आपको डिप्रेशन की तरफ और प्रोन कर देते हैं, जैसे कि हेरिडिटी, अगर मम्मी पापा को है आपको होने के चांस बढ़ जाएंगे। एज, हर किसी के लिए एज ग्रुप मतलब डिफरेंट है, जैसे कि मेल में अलग एज में, फीमेल में अलग एज में। जेंडर अपने आप में वेरी करता है, ये पाया गया है कि फीमेल को ज्यादा चांस है डिप्रेसिव डिसऑर्डर पाने की, मतलब होने के, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्चेस ने बताया। एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव लाइफ इवेंट, अगर किसी ने अपनी जिंदगी में ज्यादा नेगेटिव लाइफ इवेंट्स को झेला है तब उसको डिप्रेशन होने के चांस हो सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, अगर किसी के पास जिंदगी में सपोर्ट नहीं है तो भी उसे डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिसने ज्यादा नेगेटिव चीजें झेली है, जिसके पास सोशल सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है, जो फीमेल है तो भी वेरी स्पेसिफिक जेंडर के हिसाब से, और जो उस एज ग्रुप में है, राइट, जैसे फीमेल के सेंस में माना जाता है 24-25 साल, और मेन के एज में एज ग्रुप माना जाता है अप्रोक्सीमेटली मिडिल एज वाला टाइम पीरियड 35-40 साल। तो अगर आप उस एज ग्रुप में है, प्लस अगर हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस है, मम्मी पापा या मतलब जेनेटिक्स में पहले से डिप्रेशन के चांसेस है, तो इन कारणों की वजह से डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभार इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये एक बार देख लेना। एक एक लाइन में सारे पॉइंट लिख दिए तो नंबर मिल जाते हैं। फिर आता है बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर क्या होता है? टू पोल्स, राइट, एक तरफ डिप्रेशन, एक तरफ मेनिया। कई लोगों को लगता है मेनिया अच्छी बात है, नहीं, मेनिया अच्छा नहीं है। डिप्रेशन इज टू लो, मेनिया इज टू हाई, दोनों ही गलत होते हैं। अगर अगर मैं आपको यूं करके पढ़ाऊं, हेलो गाइस, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी नहीं ठीक ना। अगर मैं बोलूं हेलो गाइस, मेरा नाम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये भी नहीं ठीक यार। वी शुड बी नॉर्मल, राइट, नीदर टू हाई यूफोरिक, कैसा लगे कोई नशा फूक रखा है, और ना ही ऐसा कि बिल्कुल ही मतलब उदासी भरे हो। तो मेनिया भी अच्छा नहीं होता है। मेनिया मतलब यूफोरिक, मेनिया मतलब हाई फील करना, ये आप लिख भी सकते हो, यूफोरिक हाई, ये टर्म्स है इसके। तो मेनिया इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर बोलना चालू किया बोले ही गए, रुक ही नहीं पा रहे। डिप्रेशन इज बोलने का मन ही ना करना। मेनिया इज नींद ही ना आना, दिमाग का हमेशा चलते रहना। डिप्रेशन इज नींद में ही रहना, मतलब लाइक बिल्कुल ही स्लो है, मन में कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ करने का मन नहीं करता। दोनों ही गलत है। और बायपोलर में दोनों होते हैं। बायपोलर इज मेनिया और डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन। इसके 3 टाइप हैं, बायपोलर 1, बायपोलर 2 और साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर। बट हम यहाँ पर सिर्फ बायपोलर 1 पढ़ते हैं, तो बाकियों की सिर्फ नाम है, आपको पढ़ना नहीं है। बायपोलर 1 में क्या होता है? सिंपल वही चीज, मेनिया और डिप्रेशन दोनों आते हैं, जो अल्टरनेटली एक इंसान के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। कभी कुछ दिन मेनिया में और कुछ दिन डिप्रेशन में एक इंसान रह सकता है। बट बायपोलर होने के लिए जरूरी है एटलीस्ट 1-2 एपिसोड मेनिया के आना, वरना वो डिप्रेशन ही हो जाएगा। तो अगर मेनिया के एपिसोड भी आ रहे हैं डिप्रेशन के साथ साथ, देन दैट इज बायपोलर 1 डिसऑर्डर। बाकी के 2 अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी ये कुछ रीडिंग मटेरियल आपको दिया है, वो आप पढ़ लेना। सुसाइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है। WHO ने कुछ पॉइंट्स दिए उसको प्रिवेंट करने के, वो आप लोगों ने रीड करना है, वैल्यू बेस्ड टॉपिक है। एंड देन वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड टू दिस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। पहले इसके भी टाइप थे, सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस डिपेंडेंस। अब वो टाइप नहीं है, अब सिर्फ इतना बताया गया है, सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या बोलेंगे हम? हर वो कंडीशन जो हमें सब्सटेंसेस की वजह से हो रही है, मतलब इसको ध्यान से सुनो, all the maladaptive behaviors that you are experiencing due to the overconsumption of any substance can be termed as substance related addictive disorder। क्या बोला मैंने? जो भी आपके अंदर बुरे बिहेवियर आ रहे हैं, मालाडेप्टिव बिहेवियर आ रहे हैं, ड्यू टू दी ओवर एंड कंसिस्टेंट कंजम्पशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, एडिक्टिव पदार्थ के कंज्यूम करने की वजह से जो भी आपके बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, सिर्फ इतना ही बोला जाता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और डिसऑर्डर में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमारी साइकी को इंपैक्ट करता है। वो सब्सटेंसेस क्या करते हैं? उनका रेगुलर कंसिस्टेंट यूज करने से क्या होता है? हमारी सोच, फीलिंग और बिहेवियर पे फर्क पड़ता है। तो हमारा परसीव करने का तरीका, फील करने का तरीका, सोचने का तरीका और बिहेव करने का तरीका, ये डिसऑर्डर, ये सब्सटेंसेस बदलते हैं, इसलिए हम इसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद डिसरप्टिव इंपल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। ये क्या था? डिसरप्टिव इंपल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर अग्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके अंदर 2 डिसऑर्डर आते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर और ओडीडी। ओडीडी का ही बड़ा रूप है कंडक्ट डिसऑर्डर। ओडीडी मतलब ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ओडीडी में मेन बात क्या होती है कि ये बच्चे जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। ये बच्चे हर वो काम करते हैं जो आप इन्हें करने से मना करते हैं। तो मतलब कि ओडीडी के अंदर आप क्या लिखेंगे? ओपोजिट बिहेवियर, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। मतलब
हर वो बिहेवियर करना जो आप उनको करने से मना कर रहे हो, ये वो बच्चे करते हैं। दूसरा, एज इनअप्रोप्रिएट स्टबननेस, इनके अंदर जिद्दी बना आ जाता है, वो भी ऐसा जो एज इनअप्रोप्रिएट है, एज इनअप्रोप्रिएट स्टबननेस, अपनी बात को कभी मतलब गलत नहीं मानेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हम गलत है, हमेशा जस्टिफाई करेंगे अपनी बातों को, ये जस्टिफाई करते हैं, राइट। यहां पर कहीं लिखा होना चाहिए कि हाँ, दे ऑफन जस्टिफाई देयर बिहेवियरल रिएक्शन टू दी मतलब अदर्स बिहेवियर, कि आपने ऐसा किया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, इसीलिए मैंने ऐसा बिहेव किया। तो ये इसके पॉइंट है, ये बच्चे हर उल्टा काम करेंगे, ये बच्चे कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, और इन बच्चों में इतनी ज्यादा जिद्दीपना होता है जो उनकी एज के साथ सही लगता भी नहीं है। प्लस उसका बड़ा रूप क्या बन जाता है, ओडीडी कई बार डेवलप हो जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर में। पहले सिर्फ जिद्दीपने तक बात थी, अब बात आ गई आपके कंडक्ट में, अब बात आ गई आपके बिहेवियर में। तो कंडक्ट डिसऑर्डर जब वो बन गया, तब वो क्या हो जाता है, तब आ जाता है एज इनअप्रोप्रिएट एक्शन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अब कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चे अपनी एज से अलग बिहेवियर करने लगते हैं, जैसे सेक्सुअल किसी एक्ट में इन्वॉल्व हो जाना, स्वेरिंग करना, मतलब कसमें, मतलब ऐसे वाले वर्ड यूज करना ना, मां कसम वगैरह ऐसे बोलना, या फिर गाली गलौज करना, है ना, या मार धाड़ में इंडल्ज हो जाना, ऐसे बिहेवियर करना, चोरी चकारी करना जो सोशल नॉर्म्स को वायलेट करे, जो उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को तोड़े, ऐसे बिहेवियर में बच्चे लग जाते हैं। प्लस सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कंडक्ट डिसऑर्डर्स का, ये जो हम अभी पढ़ेंगे, 4 टाइप के अग्रेशन। वर्बल मतलब बोलने वाला, फिजिकल मतलब हाथापाई मारपीट, होस्टाइल मतलब आपकी इच्छा है, इंटेंशन है किसी को चोट पहुंचाना, और प्रोएक्टिव मतलब विदाउट एनी प्रोवोकेशन, आप कुछ गुस्सा शो कर रहे हो, किसी ने आपको प्रोवोक नहीं किया फिर भी कर रहे हो। ये 4 तरीके के अग्रेशन डिस्ट्रप्टिव इंपल्स कंट्रोल कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चे शो करते हैं। फाइन। उसके बाद अगला डिसऑर्डर जो हमारा आ रहा है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड डिसऑर्डर, और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज नाउ स्किज़ोफ्रेनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया हमारी हर तरीके की लाइफ को खराब करने के लिए कैपेबल है, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, हर तरीके की लाइफ को डिटोरिएट कर देता है। इसके अंदर आते हैं 3 मेजर सिम्टम, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, साइकोमोटर सिम्टम। पॉजिटिव का मतलब होता है पैथोलॉजिकल एक्सेसेस, कि कुछ बुरी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। नेगेटिव सिम्टम मतलब पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स, कि कुछ अच्छी चीजें हमसे चले जाती हैं। ध्यान देना, नेगेटिव मतलब कम होना, पॉजिटिव मतलब एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझो इसको, है ना। कुछ नेगेटिव चीजें ऐड हो जाना, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव और अच्छी चीजें चले जाना, पॉजिटिव चीजें चले जाना, नेगेटिव सिम्टम, और साइकोमोटर मतलब बॉडीली सिम्टम। तो पैथोलॉजिकल एक्सेसेस, पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स और साइकोमोटर एबनॉर्मेलिटीज, ये होती हैं इसके 3 मेजर सिम्टम। अब क्या होते हैं ये, पॉजिटिव सिम्टम के अंदर आते हैं 4 सिम्टम मेन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर और इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। नेगेटिव के अंदर आते हैं अगेन 4 सिम्टम, अलोगिया, फ्लैट अफेक्ट, एवोल्यूशन, ब्लंट अफेक्ट, और साइको मोटर सिम्टम के अंदर आते हैं हमारे 3 सिम्टम। तो कैटेगरी कैसे बनती है, पॉजिटिव में 4, नेगेटिव में 4 और साइको मोटर में 3। क्या होते हैं देखते हैं जल्दी जल्दी वाला। डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स बिलीफ, गलत बिलीफ का मन में होना, डिल्यूजन। जैसे अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो तो एक डिल्यूजन बहुत कॉमन होता है कि ये मुझे मार तो नहीं देगा, ये मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा, ऐसे थॉट्स को डिल्यूजन कहा जाता है, जिसका रियलिटी में कोई बेस नहीं होता। इसके अंदर अब 4 तरीके के डिल्यूजन आते हैं। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है कि एक इंसान को यह लगना कि मेरे खिलाफ ही हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, जानबूझ के अपने आप को विक्टिम समझना, डिवीजन ऑफ परसिक्यूशन। डिवीजन ऑफ रेफरेंस, हर चीज के साथ अपना एक रिलेशन मतलब रिलेट करना, बारिश हो रही है मेरी वजह से हो रही है बारिश। डिवीजन ऑफ ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मतलब अपने आप को स्पेशली एम्पावर्ड फील करना कि मेरे अंदर कोई स्पेशल पावर है, डिवीजन ऑफ ग्रैंडियर। और कंट्रोल मतलब, अब इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डिलीजन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो। डिलीजन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है ये फील करना कि कोई और मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। तो ये 4 तरीके के डिल्यूजन होते हैं, परसिक्यूशन, विक्टिमाइज फील करना, रेफरेंस, हर चीज के साथ लिंक फील करना, बात कर रहे हैं मेरे बारे में ही कर रहे होंगे, बारिश हो रही है मेरी वजह से हुई है, मैं दुखी हूं तो बारिश हो रही है, मैं क्रिकेट देख रहा हूं तो विराट कोहली आउट हो गया, रेफरेंस, अपने आप से रिलेट करके हर चीज को देखना। ग्रैंडियर, स्पेशली एम्पावर्ड, मेरे पास पावर है कि मैं तुझे ये कर सकता हूं, मेरे पास पावर है कि मैं उड़ सकता हूं, किसी भी तरीके की स्पेशल पावर महसूस करना, ग्रैंडियर। कंट्रोल मतलब कोई और मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। देन हेलोसिनेशन, जैसे ये था फॉल्स बिलीफ, ये होती है फॉल्स परसेप्शन। एक कॉमन वन,
कोई ऐसी चीज दिखना जो सामने है ही नहीं, कोई ऐसी आवाज सुनाई देना जो है ही नहीं, ऐसा स्मेल आना जो है ही नहीं, ऐसा स्वाद आना जो है ही नहीं, ऐसा सेंसेशन महसूस होना जो है ही नहीं, इसको बोला जाता है हेलुसिनेशन। ऐसी परसेप्शंस होना जिसके लिए कोई स्टिमुलाई ही नहीं है। अभी आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि ये वीडियो है, अगर आप वीडियो बंद करने के बाद भी मुझे देखने लगो तो फिर वो परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई हो गया कि मैं दिख रहा हूं अपने सामने, बल्कि ये वीडियो अभी चल ही नहीं रही है, तो वो हेलोसिनेशन में आ जाएगा। ऐसी परसेप्शन का होना जिसके लिए कोई स्टिमुलाई एनवायरनमेंट में है ही नहीं है, ऐसी चीजें दिखना, ऐसी चीजें सुनाई देना, ये सबसे कॉमन है इस डिसऑर्डर के अंदर। ये कैसी कैसी होती है, जितने सेंस ऑर्गन है सारी हेलोसिनेशन होती है, बस स्किन वाली दो हिस्सों में बटी हुई है। जैसे कितने सेंस है, ऑडियो की सेंस है तो ऑडिटरी हेलोसिनेशन होगी, ऐसी चीज सुनाई देना जो है नहीं है। विजुअल सेंस है, ऐसे दिखाई देना जो है नहीं है। फिर हमारी टेस्ट वाली है ना, टेस्ट वाली सेंस को हम क्या बोलते हैं, हमारी गस्टेटरी सेंस, गस्टेटरी, ऐसा स्वाद आना जो है ही नहीं है। ऑल फैक्ट्री, स्मेल वाली सेंसेशन, ऐसी स्मेल फील होना जो है ही नहीं है। और जो मैंने बोला स्किन दो हिस्सों में बटी है, टेक्टाइल और सोमैटिक। टेक्टाइल का मतलब होता है टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन, कि गुदगुदी सी होना, बर्निंग सेंसेशन होता बॉडी के ऊपर, है ना, स्किन के ऊपर टेक्टाइल, स्किन के अंदर सोमैटिक। जैसे कि कई लोग बोलते हैं मेरे पेट में सांप है, तो कोई भी सेंसेशन जो बॉडी के अंदर हो, याद रखना सोमैटिक। बॉडी पर फील हो रहा है बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन, टेक्टाइल। ये सारी होती है हमारी हेलोसिनेशन। फिर आता है हमारा फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। ये क्या होता है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारी थिंकिंग खराब हो जाती है, हमारी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है। ये इसी का पार्ट है, देख रहे हो कितना बड़ा डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर इसके अंदर का हिस्सा है। अब इसके अंदर भी फर्दर 3 सिम्टम आते हैं, जैसे कि नियोलॉजिज्म, डीरेलमेंट, प्रिजर्वेशन। नियोलॉजिज्म मतलब ये लोग नए नए शब्द बनाते हैं और यूज भी करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, और आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आपको पता भी उनका मतलब क्या है। तो नियोलॉजिज्म मतलब नए शब्दों को बनाना, यूज करना कम्युनिकेशन में। डीरेलमेंट, इनकी थिंकिंग डीरेल हो जाती है, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। मैं आपको भी स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे डीरेलमेंट हो तो मैं आपको बोलूंगा तो स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर में गाबा की कमी, सेरोटोनिन, और वो न्यूयॉर्क में, और चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है। और ये जो घड़ी मैंने पहनी है ना, ये तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो जो मेरी बोतल है, मुझे प्यास लग रही, कुछ भी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे थॉट्स का क्लैश होना, कभी कोई टॉपिक कभी कोई टॉपिक पे बात करना, डीरेलमेंट, थिंकिंग का डीरेल होना। और प्रिजर्वेशन मतलब एक ही थॉट बार बार बोली जाना। मैं आपको बता रहा हूं स्किज़ोफ्रेनिया जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं स्किज़ोफ्रेनिया जरूरी है, स्किज़ोफ्रेनिया जरूरी है, स्किज़ोफ्रेनिया जरूरी है, स्किज़ोफ्रेनिया जरूरी है। Preservation, repetition of same thought and then using it in your communication also. This is formal thought disorder, right? And then lastly positive के अंदर आता है inappropriate affect। एक चीज याद रखना, अभी आगे हमने चैप्टर 6 भी पढ़ना है, उसमें भी आएगा वर्ड, जहां भी साइकोलॉजी में अफेक्ट वर्ड आ जाए, अफेक्ट, ए से अफेक्ट, देन इट मींस ये बात कर रहे हैं इमोशन की। तो इनअप्रोप्रिएट इमोशन मतलब ऐसे इमोशन जो सुटेबल नहीं है अपनी सिचुएशन में। किसी के फ्यूनरल पर जाकर लाफ, हंसना, लाफिंग on the funeral, at the funeral of someone, this is perfect example for inappropriate affect। तो ये चारों सिम्टम हम हैं हमारे पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नेगेटिव क्या है, ये बहुत आसान है, नेगेटिव में 4 आते हैं, अलोगिया, फ्लैट अफेक्ट, ब्लंट अफेक्ट, एवोल्यूशन। अलोगिया मतलब बातचीत करने के लिए इनके पास कुछ होता ही नहीं है, माइंड में कंटेंट ऑफ स्पीच होता ही नहीं है, अलोगिया। फ्लैट अफेक्ट मतलब, अच्छा फ्लैट से पहले ब्लंट पढ़ते हैं। ब्लंट अफेक्ट मतलब कम इमोशन शो करना, जैसे खुश हो तो ना ज्यादा खुश होते हैं ये लोग, ना ज्यादा दुखी होते हैं। और फ्लैट अफेक्ट मतलब बिल्कुल इमोशन ना होना, ये इसी का बड़ा रूप है, राइट। तो अलोगिया मतलब स्पीच का कंटेंट ना होना, ब्लंट अफेक्ट मतलब कम इमोशन शो करना, फ्लैट अफेक्ट मतलब बिल्कुल इमोशन ना शो करना, एवोल्यूशन मतलब एपैथी। एपैथी का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, इन लोगों का किसी काम करने में मन ही नहीं होता, ना ही कोई काम कर पाते, चालू करते हैं नया काम, और जो काम किया होता है उसको खत्म भी नहीं कर पाते हैं। दिस इज द सिम्टम ऑफ एवोल्यूशन, राइट। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया के लास्ट सिम्टम होते हैं हमारे 3 सिम्टम अंडर दी कैटेगरी ऑफ साइकोमोटर सिम्टम। बॉडीली सिम्टम मतलब, अब इसको समझो, मतलब जो बॉडीली सिम्टम होते हैं उसमें क्या आता है, मेनली मूवमेंट का कम हो जाना और ऑड जेस्चर शो करना। ऑड जेस्चर शो करने लगते हैं और मूवमेंट कम हो जाती है। ये दोनों चीजें जब अपना एक्सट्रीम रूप ले लेती हैं, जब एक्सट्रीम में आ जाती हैं, तब इनको कैटेटोनिया कहा जाता है। अब ये जो कैटेटोनिया है, कैटेटोनिया आई मीन दिस कैटेटोनिया, ये कैटेटोनिया 3 तरीके का होता है। 3 तरीके कैसे, कैटेटोनिक स्टूपर, कैटेटोनिक रिजिडिटी और कैटेटोनिक पोस्चरिंग। समझो इसको, कैटेटोनिक स्टूपर मतलब चुपचाप बहुत देर तक खड़े रहना, कैटेटोनिक स्टूपर। कैटेटोनिक रिजिडिटी विल बी
रिजिड पोस्चर में खड़े होना, मैं ऐसे खड़े हो जाऊं, मैं ऐसे खड़े हो जाऊं, दैट विल बी कैटेटोनिक रिजिडिटी, राइट? कि रिजिड पोस्चर में ये लोग लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। और कैटेटोनिक स्टूपर मतलब नॉर्मली जैसे मर्जी बस खड़े ही रहेंगे, स्टूपर मोशनलेस। और पोस्चरिंग मतलब अजीबोगरीब पोस्चर में खड़े रहेंगे, मैं यूं करके बहुत देर तक खड़ा रहूं। तो अजीबोगरीब पोस्चर में बहुत देर तक रहना, एक ही जगह पर रोना, क्योंकि मूवमेंट कम है और ऑड जेस्चर है, इन्हीं का एक्सट्रीम कैटाटोनिया है। तो कैटाटोनिया के 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, स्टूपर बस साइलेंट मोशनलेस, रिजिडिटी रिजिड एंड साइलेंट मोशनलेस, पोस्चरिंग अजीब पोस्चर में साइलेंट मोशनलेस, दिस इज पोस्चरिंग। ये होता है हमारा स्किज़ोफ्रेनिया। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया दोबारा वीडियो बैक करके सुन लो, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। अब हम आ रहे हैं लास्ट डिसऑर्डर फॉर दिस चैप्टर, दैट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उन डिसऑर्डर्स को कहा जाता है जो डिसऑर्डर्स बचपन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उन डिसऑर्डर को कहा जाता है जहां पर हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है, ब्रेन के ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है, जैसे एडीएचडी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा चैप्टर 1 में, क्या था? 3 सिम्टम मैं बताऊंगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब 70 से कम आईक्यू, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब अडेप्टिव बिहेवियर की कमी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब इनके सिम्टम बचपन से ही दिखने लग जाते हैं। वो तो अब सभी में है, क्योंकि ये चारों ही डिसऑर्डर हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल है, बचपन से ही आते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्ट की कमी होना, मेंटली रिटार्डेड जिनको कहा जाता है, चैप्टर 1 में पढ़ा था। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर ये क्या होता है? एसएलडी, एसएलडी के अंदर ही आता है डिसलेक्सिया, मतलब रीडिंग राइटिंग मैथ्स में प्रॉब्लम। तो इसके अंदर की कुछ की टर्म बता देता हूं आपको, क्या हो रहा है। इसके अंदर की टर्म विल बी रीडिंग राइटिंग और मैथ्स में प्रॉब्लम होना, राइट? इन लोगों को क्या करते हैं लोग, रीड राइट या मैथमेटिक्स में इनको इशू होता है, प्लस किसी भी चीज को परसीव और प्रोसेस नहीं कर पाते सही से, अच्छे से इफेक्टिवली प्रोसेस या परसीव इंफॉर्मेशन को नहीं कर पाते हैं। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जिसको भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिसलेक्सिया इज वन ऑफ देम, यू कैन राइट इट, और बहुत सारे भी और भी बहुत सारे होते हैं। मैथ, रीडिंग राइटिंग में इशू होना और किसी इंफॉर्मेशन को सही से प्रोसेस ना कर पाना इज एसएलडी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वंस, ऑटिज्म। ऑटिज्म लास्ट में करेंगे, ये पहले इंपॉर्टेंट है। एडीएचडी, एडीएचडी क्या होता है भाई? एडीएचडी में आते हैं 3 मेजर सिम्टम, ऑल्दो नाम में 2 लिखे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, बट एक और आ जाता है हाइपर एक्टिविटी के साथ ही इंपल्सिव, दे आर सो इंपल्सिव। तो इन अटेंशन, अगेन क्या मतलब हुआ? एक जगह पर बहुत देर तक अटेंशन ना बना के रख पाना, इन अटेंशन। दूसरा सिम्टम इंपल्सिविटी, इंपल्सिविटी मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, बोल देना। और हाइपर एक्टिविटी मतलब टिक कर एक जगह पर बैठना पाना। अब आपके अंदर एडीएचडी नहीं है, ये डिसऑर्डर नहीं है, तभी आप इस वीडियो को अभी तक देख पा रहे हो। इतनी लंबी वीडियो है यार, मेरे अंदर एडीएचडी नहीं है तभी मैं अभी तक ये बना पा रहा हूं, अगर होता इतनी अटेंशन नहीं सस्टेन कर पाता, ना ही आप देख पाते। तो इन अटेंशन मतलब ये लोग अपना मेंटल एफर्ट सस्टेन नहीं कर पाते हैं किसी भी काम पे, दे कांट सस्टेन मेंटल एफर्ट एक बहुत देर तक। इंपल्सिविटी मतलब इमीडिएट रिएक्शन को कंट्रोल ना कर पाना, अनेबल टू कंट्रोल देयर इमीडिएट रिएक्शन। और हाइपर एक्टिविटी मतलब एक जगह पर टिक के ना बैठ पाना, उनके मम्मी पापा बोलते हैं ऐसा लगता है जी मेरा बच्चा मोटर से चलता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ये है एडीएचडी, इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन। सो नाउ फाइनली वी आर द लास्ट डिसऑर्डर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बाय गॉड बहुत टाइम हो गया मुझे रिकॉर्ड करते, और आपको तो फाइनल कट्स मिलते हैं। इतनी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं बहुत थक चुका हूं, बट आई बिलीव आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके का कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस करने में। वेल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लास्ट डिसऑर्डर। क्या बोलता है ऑटिज्म, मतलब क्या होता है ऑटिज्म? ऑटिज्म जिनको होता है ना, ये पढ़ने में बहुत मुश्किल लगता है, एनसीईआरटी से पढ़ोगे नहीं समझ आ पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक नहीं, इसमें स्पेसिफिक 3 सिम्टम है, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं है। ऑटिज्म में यहां से आएगा, दे आर अनेबल टू स्टार्ट इनिशिएट, मतलब कोई सोशल बिहेवियर, एंड अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं जब कोई और स्टार्ट करे तब भी, राइट? किसी और की फीलिंग के लिए भी। बहुत सारे लोग स्पीच डेवलप ही नहीं करते हैं, तो कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे? बहुत सारे बच्चे अपने अंदर स्पीच डेवलप, बोल ही नहीं पाते ये लोग जिनको ऑटिज्म होता है, दे कांट इवन स्पीक, राइट? मोस्ट ऑफ देम। और जो लोग करते भी हैं तो रिपीटेटिव और बड़ा ही अजीब सा स्पीच पैटर्न, जो नॉर्मल से अलग है, ऐसा स्पीच पैटर्न डेवलप करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आ गए कम्युनिकेशन के अंदर। बाकी जो मैंने आपको बताए वो सोशल इंटरेक्शन में आप लिख सकते हैं। प्लस किसी चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, ये एडिशनल पॉइंट है इनका। और उसके बाद ये एक्सपीरियंस करते हैं डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग, मेंटेनिंग और इवन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। तो क्या बोला मैंने? सोशल इंटरेक्शन में आप लिखोगे
स्टार्ट नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते रिश्तों को, और दूसरों की फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाते, उसके लिए अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं, राइट। कम्युनिकेशन में क्या लिखोगे आप कि इन लोगों को स्पीच डेवलप ही नहीं होती, और जिनकी स्पीच डेवलप होती भी है वो बहुत डेविएंट और रिपीटेटिव स्पीच डेवलप होती है। इस तरीके से आप ऑटिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लस एक यहां पर फैक्ट लिखा है आपके लिए, ये भी आप लिख सकते हैं कि ये एक स्टडी ने बताया है 70% बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है उनको साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी पाई गई है। तो 100 ऑटिज्म वाले बच्चे, उनमें से 70 बच्चों को चांसेस हैं कि साथ में आईडी भी होगा ही होगा। तो ये रिसर्च आप लिख सकते हैं। एंड विद दिस नोट वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार बहुत अच्छी बात है कि आप इस दौर में, टिकटॉक वाली दुनिया में, इंस्टा की रील्स वाली दुनिया में इतना अटेंशन रखते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख पाए हैं। तो एक बार अपने आप को भी पीठ थपथपा दो, आप भी ये अचीवमेंट मतलब डिजर्व करते हैं, ये अप्रिसिएशन। ये कॉमन नहीं है आज के समय पे, इतनी लंबी वीडियो देखना, समझने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना, कुछ अचीव जिंदगी में करने की कोशिश करना, जहां सब लोग एक मीडियोकर लाइफ में सेटिस्फाइड है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो डू अप्रिशिएट योरसेल्फ आल्सो। एंड आई बिलीव आपको मेरी मेहनत भी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डू लाइक, डू शेयर विद योर क्लासमेट्स आल्सो। और जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा बुरा जो भी, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल रीड ऑल ऑफ देम, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। एंड अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको लाइव बैच में अब मिलूंगा 6 अक्टूबर से। एंड फॉर डिटेल्स ऑफ द क्रैश कोर्स डू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. And yeah, then I will see you in the next video or in the classes, live classes of our crash course. That is all from my side. Thank you for watching.